कहानी की शुरुआत आज से बहुत साल पहले से होती है, जब किंग ऑफ पायरेट्स गोल्डी रॉजर को पब्लिक में एग्जीक्यूट किया जाने वाला था। पर पायरेट किंग के मरने से पहले एक बंदे ने इनसे सवाल पूछा, हे किंग ऑफ पायरेट्स गोल्डी रॉजर, तुम्हारा सबसे कीमती खजाना कहाँ छुपा रखा है तुमने? गोल्डी रॉजर ने अपनी पूरी जिंदगी का खजाना एक जगह पर छुपा दिया है और उसका नाम है वन पीस। और जो भी इस खजाने को लेगा वो सभी पायरेट्स का किंग कहला जाएगा। और उस दिन के बाद से पूरी दुनिया भर के पायरेट्स इस खजाने को ढूंढने के लिए एक समुद्री यात्रा पर निकल चुके हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम दो बंदों को देखते हैं जो कि समुद्र के अंदर एक बैरल को देखते हैं। ये दोनों उस बैरल को बाहर निकालते हैं, पर तभी इनमें से एक वर्कर देखता है कि एक एनिमी पायरेट शिप इनकी तरफ ही आ रही है। पायरेट्स ने हम पर हमला कर दिया है। और तभी ये एनिमी शिप इनकी पैसेंजर शिप पर हमला कर देती है। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। और तभी हम पायरेट शिप की कैप्टन को देखते हैं और ये मोटी कोबी नाम के एक लड़के से पूछती है, हाँ तो लड़के, इस समुद्र में सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? बता बता। कोबी डर के मारे आंसर करता है, जी मैम, आप ही हैं सबसे खूबसूरत। और तभी एक बहुत बड़ी कैनन बॉल फायर होती है और सीधा उस पैसेंजर शिप के ऊपर जाकर लगती है और ये पैसेंजर शिप टूट जाती है। और वो जो बैरल जो इन दोनों वर्कर्स ने उस पानी में से बाहर निकाला था वो घूमते हुए बेसमेंट के अंदर चला जाता है और सारे पायरेट्स रस्सी से झूलते हुए इस शिप के ऊपर हमला कर देते हैं। सभी पायरेट्स पैसेंजर शिप पर आ जाते हैं, पर कोबी वहाँ पर कूदने में डर रहा होता है। और तभी लेडी एल्विडो उसे जबरदस्ती धक्का मार के पैसेंजर शिप के अंदर भेज देती है। सभी पायरेट्स सभी के सभी पैसेंजर्स को एक जगह पर आकर घेर लेते हैं। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, पर अगर तुमने कोई होशियारी की तो मैं तुम्हारा सर कलम करने में जरा सा भी संकोच नहीं करूंगा। चलो जल्दी से अपनी सारी कीमती चीजें हमें दे दो। और हाँ, अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। ये सुनकर सभी के सभी पैसेंजर्स डर जाते हैं और ये सारा कुछ ऑरेंज बाल वाली लड़की सुन रही होती है। और तभी ये अपने कपड़े बदल लेती है और रस्सी से झूलते हुए पायरेट्स की शिप के अंदर चली जाती है। और जैसे ही शिप के ऊपर पहुंचती है, ओ लड़की तू कौन है? तुझे शिप में मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। और तभी ये लड़की इसके मेन पॉइंट पर एक लात मार देती है और इसे बेहोश कर देती है। इस तरफ कोबी डरते डरते एक कमरे के अंदर आता है और उसी बैरल को देखता है और उसे धकेलते हुए लेडी एल्विडो के पास लेकर जाने लगता है। पर तभी इसके साथी पायरेट्स यहाँ पर आ जाते हैं। अरे ये तो वही है ना डरपोक, ओए इसे यहीं पर रख दे, हमें बहुत प्यास लग रही है। इसे लेडी एल्विडो के पास हम नहीं लेकर जा रहे। हाँ सुना तूने, हट जा यहाँ से, भाग। कोबी डर जाता है और पीछे हट जाता है। एक मिनट रुको, मैं इसे अपने तरीके से खोलता हूँ। और इस बैरल के ऊपर एक पंच मारने लगता है और जैसे ही इसे तोड़ने ही वाला होता है तभी उस बैरल को तोड़कर कोई बाहर निकलता है और उसके पंच से ये पायरेट बेहोश हो जाता है। कितनी अच्छी नींद आई, मजा आ गया। और तभी इसकी नजर उस पायरेट पर जाती है जिसकी बत्ती गुल हो चुकी है और बेहोश पड़ा हुआ है। ये यहाँ पर क्यों रखा है? हमारा बंदा घायल कर दिया तूने, तेरी ऐसी की तैसी रुक तू। पर लूफी इन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। इस बंदे का नाम लूफी है। यार भूख लग रही है, कुछ खाना वगैरह मिल सकता है क्या? और ये देखकर ये दोनों पायरेट्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गुस्से में तलवारें निकाल कर इस पर हमला करने लगते हैं। पर तभी लूफी बहुत आसानी से इन्हें एक ही झटके में हरा देता है और ये दोनों बंदे डर के यहाँ से भाग जाते हैं। अपने कैप्टन को लेकर खाने की तलाश में लूफी बेसमेंट के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे कुछ एप्पल्स मिलते हैं। लूफी एप्पल्स खाने लगता है और लूफी कोबी से पूछता है कि ये शिप आखिर है क्या? हाँ, ये एक पैसेंजर शिप है जिस पर लेडी एल्विडा ने कब्जा कर लिया है। पर तुम आए कहाँ से हो? हाँ, दरअसल मैं एक तूफान में फंस गया था और वहाँ से बचते हुए यहाँ पर आ गया। हे कोबी, क्या तुम एक पायरेट हो? नहीं, दरअसल एक दिन मैं फिशिंग कर रहा था और एक दिन जबरदस्ती ये लोग मुझे किडनैप करके अपने साथ लेकर चले गए और उस दिन के बाद से मैं लेडी एल्विडा के लिए काम करता हूँ। हाँ तो कोबी, तुम उन्हें मना क्यों नहीं कर देते कि तुम्हें ये काम नहीं करना? तुम जानते नहीं हो उसको, वो मुझे मार डालेगी। कितने डरपोक हो तुम। चलो वो सब छोड़ो, आखिर तुम बनना क्या चाहते हो? अरे अच्छा, मैं हाँ दरअसल मैं किंग ऑफ पायरेट्स बनना चाहता हूँ। दुनिया में जितने भी पायरेट्स हैं उन सभी का किंग। क्या? अबे तू पागल वागल है क्या? इसके लिए तो तुझे वन पीस खजाना ढूंढना पड़ेगा। तुम जानते भी हो कितना मुश्किल है वो। पागल वागल हो क्या? और तभी अचानक से यहाँ पर एक धमाका हो जाता है। तभी एल्विडा भी यहाँ पर आ जाती है और हमेशा की तरह कोबी से पूछती है, हाँ तो सबसे खूबसूरत लड़की कौन है इस दुनिया में? हाँ लेडी एल्विडा, आप ही तो। ओए कोबी, इस मोटी औरत के बारे में ही बात कर रहा था ना तू? ये सुनकर सभी पायरेट्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि अब इस लूफी का क्या होगा। लेडी एल्विडा की इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की थी। तभी लूफी हवा में एक जंप लगाता है और एक पायरेट की मुक्का मार देता है और कोबी को अपने साथ ऊपर लेकर आ जाता है। लूफी अकेला है और सामने पायरेट्स की भरमार है। सभी पायरेट्स लूफी पर हमला कर देते हैं और लूफी भागने लगता है, पर लूफी उन सभी को हरा देता है अपने रबर जैसी बॉडी का यूज करके। तुम इंसान भी हो क्या? अरे दोस्त, मैं रबर का बना हूँ, ये देखो मेरा शरीर बहुत लचीला है। ओए लड़के, क्या तूने डेविल फ्रूट खाया है? सच बताइए। द गम गम फ्रूट, मैंने उसे खाया था। और इस तरफ हम देखते हैं कि वो ऑरेंज बालों वाली लड़की पायरेट्स का सारा खजाना चुरा कर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। वो भी समझ जाता है कि यही वक्त है हिम्मत दिखाने का। ए मोटी, तेरे जैसी बदसूरत औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तू मोटी है, मोटी एक नंबर की। और गुस्से में आकर लेडी एल्विडा कोबी पर हमला करने लगती है, पर तभी लूफी बीच में आकर उसे बचा लेता है और लूफी लेडी एल्विडा को हरा देता है। लूफी नीचे बोट लेकर कूद जाता है और नीचे ये ऑरेंज बालों वाली लड़की भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। और इसके बाद लूफी और कोबी अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। लूफी कोबी से पूछता है, हंटर को जानते हो क्या? क्या तुम जोरो की बात कर रहे हो ना? हाँ उसी की। तुम जानते नहीं वो कितना खतरनाक है? अरे मैं जानता हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ उसे अपनी टीम में ले लूं। अब इसके बाद ये दोनों नेवी बेस्ड सिटी में चले जाते हैं जहाँ पर जोरो को रखा गया है। क्या तुम सच में जोरो को अपनी टीम में शामिल करने वाले हो? अरे हाँ यार, क्यों नहीं। पागल मत बनो, वो दुनिया का सबसे खतरनाक तलवारबाज है। लोग उसे पायरेट हंटर के नाम से जाना करते हैं। वो इंसान के रूप में एक शैतान है। लूफी एक स्ट्रेंजर से पूछता है कि जोरो को कहाँ पर रखा गया है। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और लूफी से दूर भागने लगते हैं। और इसके बाद ये दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जोरो को बंदी बनाकर रखा हुआ है और दोनों अपने सामने जोरो को देखते हैं जिसे एक लकड़ी से बांध रखा है। क्या इसके हाथ पैर हम खोल दें? अबे वो पागल, वो खोलते ही तुझे जान से मार देगा। जोरो उन
दोनों को देख रहा होता है और बोलता है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। और तभी एक छोटी सी बच्ची दीवार को कूदकर जोरो के पास भागती चली जाती है और उसे खाने के लिए 2 राइस बॉल्स देती है। ए लड़की चली जा यहाँ से, मुझे भूख नहीं है, तुझे लात मार दूंगा मैं, चली जा यहाँ से। और तभी 3 लोग यहाँ पर आ जाते हैं। एक राइस बॉल, हाँ, और उसे अपने पैरों से कुचल देता है। क्रिमिनल्स को खाना खिलाना एक जुर्म है और तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। लड़की, तुम जानती नहीं हो मेरा बाप कौन है, कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ मैं। ए, तुम दोनों सुनो मेरी बात, इस बच्ची को यहाँ से दूर फेंक दो। और सर ये देख छोटी सी बच्ची है। मानता है या नहीं मानता मेरी बात को? और ये मोटा बंदा उस बच्ची को फेंकने ही वाला होता है, पर तभी लूफी उससे बचा लेता है और ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। और जाते जाते जोरो बोलता है 10 दिन बचे हैं ना मेरे पास, तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हासिल करता हूँ। और तभी लूफी जोरो के सामने पहुँच जाता है। क्या वो राइस बॉल तुम मुझे दे सकते हो प्लीज? अरे यार, ये राइस बॉल तो पूरी तरह से खराब हो चुका है, जितना बोला है उतना करो। और जोरो उस राइस बॉल को खा लेता है। खाने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। ये देख कर लूफी समझ जाता है कि जोरो दिल का बुरा नहीं है। लूफी यहाँ से चला जाता है और उस लड़की को बताता है कि उसका राइस बॉल जोरो ने खा लिया है। और इसके बाद एक छोटी सी बच्ची बताती है कि कुछ दिन पहले ही कैप्टन मॉर्गन का बेटा गुंडागर्दी करने के लिए उनके होटल में पहुंच गया था। जोरो भी वहीं पर मौजूद था। ये देखकर जोरो को गुस्सा आ जाता है। तुम लोग और उनके पेट्स को परेशान कर रहे हो, सुधर जाओ। तुम जानते नहीं मेरा बाप कौन है? कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ मैं, वो तुम्हें जान से मार देगा। और ये सब कुछ जोरो ने इस लड़की और उसकी मॉम डैड की और उसकी पेट की जान बचाने के लिए किया था। और इस तरफ हम जोरो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान है और अपने पास्ट को याद कर रहा होता है, जहाँ पर जोरो है और एक नीले बालों वाली लड़की दोनों तलवारबाजी कर रहे होते हैं। और हमेशा की तरह ये नीले बालों वाली लड़की उसे हरा देती है। तुम्हें और ताकतवर बनने की जरूरत है अभी। ये सब याद करके जोरो दुखी हो जाता है और बोलता है नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। दरअसल मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे क्रू में भर्ती होने वाले हो। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? मुझे याद है तुम तो तलवार से लड़ते हो ना। अगर मैं तुम्हारी तलवार तुम्हें वापस कर दूं तो क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगे? नहीं करता, जा। अरे रुक जा, मैं अभी तेरी तलवार लेकर आता हूँ। तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। और तभी लूफी अपने हाथों को लंबा कर और दूसरी डायरेक्शन में जाने लगता है। ये देखकर जोरो हैरान रह जाता है। ये लड़का है कौन? ये इंसान है या क्या है? और इस तरफ हम कैप्टन मॉर्गन को देखते हैं और यहाँ पर एक स्टैचू को रस्सियों की हेल्प से उठाया जा रहा होता है। और तभी मॉर्गन का बेटा चिल्लाते हुए यहाँ पर आता है, पापा एक बंदे ने मुझ पर हाथ उठाया। तो पिटने लायक ही है। मैं उम्मीद करता हूँ तूने उस छोटी बच्ची को मार दिया होगा, है ना? नहीं पापा जी, वो तो एक छोटी सी बच्ची थी ना, मैं उसे कैसे मार सकता था? कैप्टन मॉर्गन अपने सैनिकों को आदेश देता है, जल्दी जाओ टाउन में और उस छोटी सी बच्ची को मार के लाओ। और इस तरफ हम लूफी को देखते हैं जो कि जोरो की तलवार को ढूंढते हुए बेस की छत के ऊपर पहुंच जाता है। और लूफी हवा में उड़ते उड़ते कैप्टन मॉर्गन के सामने आ जाता है और उसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अबे ये हवा में उड़ते हुए कैसे आ रहा है? ये क्या है? और लूफी की वजह से उस स्टैचू का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट जाता है। सॉरी पाजी, गलती से हो गया। ये सब देखकर कैप्टन मॉर्गन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इससे पकड़ो, मैं इसे मार डालूंगा। और तभी लूफी कैप्टन मॉर्गन के बेटे के सामने आता है। ओए जल्दी मेरे साथ चल, और जोरो की तलवार दे मुझे। और उसे लेकर यहाँ से भाग जाता है। और इस तरफ वो भी जोरो को खोल रहा होता है। और जैसे ही जोरो की रस्सी खुलने वाली होती है तब यहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और उन पर बंदूक तान देते हैं। और इस तरफ लूफी कैप्टन मॉर्गन के बेटे को मारते मारते उसके कमरे में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि जोरो की तलवार इनमें से कौन सी है। और इस तरफ जोरो के पास कैप्टन मॉर्गन भी पहुंच जाता है। नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकता। पायरेट्स गोली चलाने ही वाले होते हैं कि तभी लूफी हवा में से उड़ते हुए यहाँ पर आ जाता है। सभी पायरेट्स लूफी पर गोलियां बरसा देते हैं, पर लूफी रबड़ का बना हुआ है और गोलियों का इस पर कोई भी असर नहीं होता है। और लूफी जोरो को उसकी तीनों तलवारें दे देता है और मॉर्गन लूफी की उस एबिलिटी को देखकर हैरान रह जाता है। अच्छा, तो ये है डेविल फ्रूट की ताकत, हाँ? दरअसल एक डेविल फ्रूट के अंदर अलग अलग तरह की रहस्यमय शक्तियाँ होती है। सुना मिलाने की शक्ति, आग उगलने की शक्ति, शरीर को रबड़ बना देने वाली शक्ति, जो कि लूफी के पास है, जो कि गम गम फ्रूट की वजह से हुआ है। लूफी ने गम गम फ्रूट खा लिया था, इसकी वजह से इसका शरीर एक रबड़ की तरह बन चुका है। लूफी जोरो की रस्सियाँ खोलने लगता है और तभी ये पायरेट्स इन पर हमला कर देते हैं। अबे ओ जल्दी से खोल दे इसे, मार देगी। और जैसे ही जोरो की रस्सी खुलती है तो जोरो एक तलवार को अपने मुंह में रखता है और बाकी 2 तलवारों को अपने हाथों में पकड़ लेता है और सभी पायरेट्स के आगे खड़ा हो जाता है। वाह, ये कितना कूल है, क्या बात है जोरो, कमाल ही कर दी। अगर तुम में से कोई बेहला तो मारा जाएगा। ये बात सुनकर सभी के सभी लोग रोने लग जाते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जोरो कितना ज्यादा खतरनाक है। लूफी, तुम्हें किंग ऑफ पायरेट्स बनना है ना? तुम्हारे ही तरह मेरा भी एक सपना है, दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज बनना। और तभी लूफी जोरो को नीचे झुकने के लिए कहता है और अपनी टांगों को लंबी कर सभी पायरेट्स पर हमला कर देता है। भाई साहब, ये तुम कैसे कर लेते हो? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तुम लोगों के पास की कुछ नहीं। लूफी भागकर मॉर्गन के पास जाता है और उसकी कुल्हाड़ी जैसे हाथ पर हमला कर देता है। तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ नेवी का कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन। मॉर्गन अपने हाथ से लूफी पर हमला करता है, पर लूफी हवा में जंप करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसे एक लात मारता है और मॉर्गन लुढ़कता हुआ पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर कैप्टन मॉर्गन के सभी चेले हैरान रह जाते हैं। ये है कौन? और ये बच्चा हमारे कैप्टन को धो रहा है, भाई कमाल है। और तभी मॉर्गन का बेटा यहाँ पर आ जाता है और कोबी पर गन तान देता है। मेरे पापा को छोड़ दे वरना तेरा दोस्त नहीं बचेगा। अरे कोबी इतनी आसानी से डरने वाला नहीं है, साले में मर भी गया तो तुझे क्या फर्क पड़ेगा, साले लूफी। और जैसे ही लूफी अपने हाथ को एक्सटेंड करके मॉर्गन के बेटे को एक पंच मारने वाला होता है तभी मॉर्गन पीछे से खड़ा हो जाता है, पर तभी जोरो यहाँ पर आकर लूफी को बचा लेता है और मॉर्गन को मार देता है। मॉर्गन के सभी चेले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि मॉर्गन ने जबरदस्ती इन सभी को अपना चेला बना रखा था और लिटरली जश्न मनाने लगते हैं। अब इसके बाद ये सभी लोग एक होटल के अंदर बैठे होते हैं और तभी कुछ नेवी ऑफिसर्स यहाँ पर आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग पायरेट्स हो? हम जानते हैं कि आपने इस जगह को मॉर्गन से आजाद किया है, हम आपके आभारी हैं, लेकिन हम नेवी वाले हैं, हम पायरेट्स को अपने शहर में रहने की इजाजत नहीं दे सकते। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ, लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। और लूफी और जोरो यहाँ से चले जाते हैं। सर प्लीज मुझे भी नेवी में शामिल कर लीजिए। हाँ बच्चे, तुम जानते हो कि नेवी में कितनी
कितनी परेशानी होती है, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आज से तुम्हें सारी मुसीबतों का सामना खुद ही करना पड़ेगा। और ये सुनकर को भी समझ जाता है कि उसे नेवी में एक्सेप्ट कर लिया गया है और नेवी के कमांडर को एक सैल्यूट करता है। और इस तरफ लूफी और जोरो बोट के पास पहुंच जाते हैं और जाने से पहले सभी नेवी वाले को भी इन दोनों का सैल्यूट करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि नेवी वाले पायरेट्स को सैल्यूट कर रहे हैं। क्या बात है लूफी। और लूफी और जोरो अपने सफर पर निकल जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किंग ऑफ पायरेट्स बनकर ही रहूंगा। मैंने एक आदमी से प्रॉमिस किया है कि मैं अपना खुद का एक क्रू बनाऊंगा और वन पीस खजाने को पा कर ही रहूंगा। इसके बाद हम 3 पायरेट्स को देखते हैं। क्या बात है, आज तो हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है। हाँ, अब शायद से कैप्टन बगी हम पर गुस्सा नहीं होंगे। दरअसल ये तीनों कैप्टन बगी के क्रू के मेंबर्स हैं और कैप्टन बगी को इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने कुछ खजाना वगैरह इकट्ठा कर रखा है। और तभी इनको सामने से एक बोट इनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है और इस बोट के अंदर नामी होती है, वही ऑरेंज बालों वाली लड़की। तीनों अपनी बोट को उसके पास लेकर जाते हैं। लड़की उठ जा। आज समुद्र कितना तप रहा है ना, मैं लगभग बेहोश ही हो गई थी। क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? उसके बदले आप मेरा जितना चाहे खजाना ले सकते हैं। तीनों उस खजाने के पास आते हैं और जैसे ही उस खजाने को खोलते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता है सिवाय एक टेडी के। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो नामी इनकी बोट चुरा लेती है और सारा खजाना लेकर चली जाती है। और इस तरफ हम लूफी और जोरो को देखते हैं और तभी एक तेज हवा के झोंके से लूफी की हैट उड़ जाती है। लूफी अपनी हैट को देखकर चिल्लाता है, शैंक्स। और तभी हम एक आदमी का चेहरा देखते हैं जो कि लूफी को बोलता है, ये हैट मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है लूफी। अब इसके बाद हम लूफी का पास्ट देखते हैं। लूफी और ये आदमी शैंक्स एक बार के अंदर बैठे होते हैं। शैंक्स, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना यार, अपने अगले मिशन पर प्लीज। और तभी कुछ पायरेट्स यहाँ पर आ जाते हैं और बार के गेट को तोड़ देता है और ये पायरेट अंदर आकर बोलता है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मुझे बस बहुत सारी शराब चाहिए। माफ करना, शराब खत्म हो चुकी है। ए बडी, आई एम सॉरी, सारी शराब मैंने और मेरे क्रू ने खत्म कर दी है। ये आखिरी बोतल बची है, मैंने इसे अभी तक खोला नहीं, अगर तुम चाहो तो। और तभी ये पायरेट गुस्से में उस बोतल को तोड़ देता है एक मुक्का मारकर। मेरे सर के ऊपर 8 मिलियन बाउंटी है, एक बोतल से मेरा क्या होगा। और तभी ये पायरेट यहाँ पर मौजूद सभी ड्रिंक्स को तोड़ देता है। लगता है तुम्हें बहुत शौक है सफाई करने का, लो अभी से भी साफ करो। सबके सब डरपोक है और शराब भी नहीं है इनके पास। और ऐसा बोलकर यहाँ से चला जाता है। लूफी ये सब देख रहा होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सर आपको लगी तो नहीं? और तभी शैंक्स अचानक से हंसने लगता है और सभी पायरेट्स भी हंसने लगते हैं। और तभी लूफी गुस्से में बोलता है, तुम खुद को पायरेट बोलते हो? हाँ, वो इंसान तुम्हारी और तुम्हारे क्रू की बेइज्जती करके चला गया और यहाँ पर हंस रहे हो बैठे। अरे बच्चे, गुस्सा क्यों रहे हो? फ्रस्ट्रेशन में पास में पड़ा हुआ एक फ्रूट खाने लगता है। अरे बच्चे, तुम कुछ खा रहे हो? क्या खा रहे हो तुम? एक सेकंड, तुमने इस बक्स में पड़ा हुआ फ्रूट तो नहीं खा लिया? बाहर निकाली से बेवकूफ। जो अभी तुमने खाया उसे गम गम फ्रूट बोलते हैं और वो एक डेविल का फ्रूट है। अब तुम जिंदगी भर स्विमिंग नहीं कर पाओगे। लगता है इसकी बॉडी रबड़ की बन चुकी है। अब अगले दिन लूफी उसी आदमी के पास जाता है जिसने शैंक्स की बेइज्जती की थी और उससे माफी मांगने के लिए बोलता है शैंक्स से। और तभी वो बारटेंडर और इस आइलैंड का मेयर यहाँ पर पहुँच जाता है। सर, मैं नहीं जानता कि लूफी ने क्या किया है, पर इसने जो भी किया है प्लीज इस बच्चे को बख्श दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मेयर, आपको इससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी तो ये मांगेगा। और तभी हम देखते हैं कि शैंक्स और उसका पूरा का पूरा क्रू यहाँ पर पहुँच जाता है। डरपोक लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हे लूफी, तुमने कहा था ना कि तुम्हारा पंच किसी पिस्तौल की तरह तेज है। और तभी एक पायरेट शैंक्स के ऊपर बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है। पर तभी शैंक्स का एक पायरेट यहाँ पर उस बंदे को ही उड़ा देता है और शैंक्स गुस्से में बोलता है, तुमने उस दिन मेरे ऊपर शराब गिराई थी, मैंने कुछ नहीं कहा, पर अगर कोई मेरे साथियों को परेशान करेगा तो मैं चुप नहीं बैठने वाला और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और अपने सभी पायरेट्स को शैंक्स से लड़ने के लिए भेज देता है। और तभी शैंक्स का एक आदमी आकर सभी को बंदूक से उड़ा देता है। ये पायरेट देखता है कि इसका पूरा क्रू हार चुका है। ये देखकर ये बंदा डर जाता है और एक स्मोक बॉम्ब फेंक कर यहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि इस बंदे ने लूफी को किडनैप कर लिया है। अबे कहाँ लेकर चला गया वो लूफी को, उसको ढूंढ। और इस तरफ ये पायरेट लूफी को समुद्र के अंदर फेंक देता है और लूफी को ऐसे तड़पता हुआ देखकर ये पायरेट जोर जोर से हंसने लग जाता है। और तभी अचानक से इस आदमी के पीछे एक सी मॉन्स्टर आ जाता है और इस पायरेट और उसकी बोट को दोनों को खा जाता है। और तभी ये सी मॉन्स्टर लूफी को भी खाने ही वाला होता है। पर तभी शैंक्स यहाँ पर आकर लूफी को बचा लेता है। शैंक्स और ये सी मॉन्स्टर एक दूसरे को देखते हैं और शैंक्स को देखकर ये सी मॉन्स्टर भाग जाता है डरकर। लूफी रोने लग जाता है। अरे बच्चे, सब कुछ ठीक है, रो क्यों रहे हो? तुम्हारा शुक्रिया, पर तुम्हारा हाथ। शैंक्स का एक हाथ उस सी मॉन्स्टर की वजह से कट चुका है। अरे बच्चे, ये तो एक छोटी सी कुर्बानी थी तुम्हारे लिए। अब अगले दिन ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं और शैंक्स के यहाँ से जाने से पहले लूफी ने कहता है, तुम देखते जाओ, मैं एक दिन किंग ऑफ पायरेट्स बनकर रहूंगा और वन पीस के खजाने को जरूर हासिल करूंगा। अच्छा बच्चे, तो तुम हमको भी सरपास करने वाले हो? हाँ, गुड गुड। और शैंक्स लूफी के सर के ऊपर अपनी टोपी को डाल देता है। ठीक है बच्चे, ये टोपी आज से तुम्हारी है, तुम्हें इस टोपी का ख्याल रखना है। अलविदा मेरे दोस्त। और लूफी ये सारी बातें सुनकर रोने लग जाता है और जाते जाते शैंक्स अपने मन में सोचता है, लूफी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, एक दिन तुम जरूर किंग ऑफ पायरेट्स बनोगे। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और लूफी उस टोपी को पहन लेता है। जोरो को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है और लूफी अपने हाथों को एक्सटेंड करके किसी गुलेल की तरह खुद को एक चिड़िया के ऊपर फेंकता है। पर ये एक नॉर्मल पक्षी नहीं होती है, ये पक्षी एक मॉन्स्टर होती है और ये लूफी को पकड़ लेती है। लूफी उसकी चोंच में अटक जाता है। अबे कथे, तुझे पता नहीं चलता कि वो एक मॉन्स्टर है? क्या सोच रहा था तू है? अब मुझे तुझे बचाना पड़ेगा। और जोरो तेजी से उस बोट को चलाने लगता है लूफी को बचाने के लिए। और तभी हम इन तीनों पायरेट्स को भी देखते हैं जिन्हें नामी ने धोखा देकर समुद्र के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया था। पर जोरो इनकी हेल्प करने के लिए इन्हें अपनी बोट के अंदर ले लेता है। पर बोट पे चढ़ते ही ये तीनों जोरो को अपनी तलवार दिखाते हैं। ये बोट अब हमारी होती है, हम बगी के आदमी हैं। क्या कहा तूने? फिर से बोलियो। और जैसे ये तीनों देखते हैं कि ये जोरो है, ये तीनों बुरी तरह से डर जाते हैं और बोलते हैं, अरे सर कैसे है जोरो, हमें माफ करना, हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ ठीक है, पर ये कैप्टन बगी कौन है? अरे सर, आपको कैप्टन बगी के बारे में नहीं पता? उन्होंने एक डेविल फ्रूट खाया था और उसकी वजह से उनके पास
पास जबरदस्त ताकत आ चुकी है। और इस तरफ हम नामी को देखते हैं जो कि एक मैप लेकर भाग रही है और इसके पीछे बहुत सारे गुंडे पड़ रखे हैं। और इस तरफ हम कैप्टन बगी को देखते हैं और देखता है कि लूफी एक पक्षी की चोंच के अंदर फंस रखा है। कैप्टन बगी, क्या हम इसे मार डाले? हाँ, इसे जितना जल्दी हो सके उड़ा दो। और कैप्टन बगी के ऑर्डर पर लूफी के ऊपर तोप चला दी जाती है और लूफी नीचे गिरने लगता है। पर लूफी को कुछ नहीं होता क्योंकि वो रबड़ का बना हुआ है। और तभी लूफी अपने सामने नामी को देखता है। अरे बॉस, आप आ गई, प्लीज मुझे बचा लो। तो कौन है और मुझे बॉस क्यों कह रही है? दरअसल ये नामी की ही एक चाल होती है ताकि इन गुंडों को लगे कि ये लूफी इसका बॉस है और इस मौके का फायदा उठाकर ये लड़की यहाँ से भाग जाती है लूफी को फंसा कर। तो ही है ना इसका बॉस। अब तो गया बेटे। अरे यार, कुछ खाने को है क्या? और तभी इनमें से एक गुंडा लूफी की एक पंच मार देता है और लूफी की हेड दूर जाकर गिरती है। लूफी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस पर एक जोरदार पंच मार देता है। अगर मेरी हेड को तुमने टच भी किया तो अगली बार तुम्हारी जान ले लूंगा। लूफी अपने हाथों को बड़ा करता है और अपनी गम पिस्टल का यूज करके इन तीनों पायरेट्स को हरा देता है। नामी ये सब एक छत के ऊपर खड़ी होकर देख रही होती है। क्या बात है, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मेरा नाम नामी है और मैं एक चोर हूँ। मैं पायरेट्स को लूटती हूँ। क्या तुम मुझे अपनी टीम में ले सकते हो? नहीं, तेरे जैसी फालतू लड़कियों की हमें जरूरत नहीं। फिलहाल तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है यार। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। क्या सच में? और इस तरफ हम कैप्टन बगी के हेडक्वार्टर्स के अंदर देखते हैं और इसका एक गुंडा इसे बताता है कि एक लड़की इनका मैप चुरा कर भाग गई है। और तभी गलती से कैप्टन बगी का एक आदमी इसकी नाक की मजाक उड़ा देता है क्योंकि कैप्टन बगी की नाक बहुत ज्यादा बड़ी है और गोल मटोल सी है, किसी जोकर की तरह। क्या कहा तूने? फिर से कहिए जरा। भाई साहब, ये तो गया भाई, ये नहीं बचता अब। और कैप्टन बगी बिना हाथ लगाए इस पायरेट की गर्दन को पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा लेता है बिना हाथ लगाए। माफ करना कैप्टन बगी, आगे इससे ये गलती नहीं होगी। पर कैप्टन बगी उसे माफ कर देता है। और इस तरफ नामी लूफी को एक बर्गर खिलाती है और लूफी को बताती है कि इसके पास ग्रैंड लाइन का मैप है, वही लोकेशन जहाँ पर वन पीस का खजाना मौजूद है। क्या बात है, क्या तुम्हें नक्शा देखना आता है? हाँ, मुझे आता है, मैं एक स्किल्ड नेविगेटर हूँ। क्या बात है, हमें एक और क्रू मेंबर मिल गया। तुम्हें तो मैं अपनी क्रू में लूंगा। और तभी नामी खिड़की के बाहर देखती है और दो गुंडे नामी को पकड़ने की बात कर रहे होते हैं क्योंकि इसने कैप्टन बगी का वो ग्रैंड लाइन वाला मैप चुरा रखा है। और तभी नामी दिमाग लगाती है, ठीक है, मैं तुम्हारी क्रू में शामिल होंगी, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ शर्तों को मानना होगा। हाँ, कौन सी शर्त? और इसके बाद नामी लूफी को रस्सी से बांध देती है। हाँ, दरअसल मैं तुम्हें कुछ दूसरे पायरेट से मिलवाना चाहती हूँ। और अपना लूफी होता है एक नंबर का भला मानुस और उसकी बातों में आकर मान जाता है। और इस तरफ कैप्टन बगी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। जल्दी से उसे मेरे सामने लेकर आओ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और तभी नामी लूफी को पकड़कर उसके सामने लेकर चली जाती है और नामी कैप्टन बगी का मैप उसे लौटा देती है और बोलती है कि लूफी ने इस मैप को चुराया था। और कैप्टन बगी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्या मैं आपका क्रू ज्वाइन कर सकती हूँ प्लीज? ठीक है, आज से तुम मेरे क्रू में हो। यस, इन्हें बुद्धू बनाना कितना आसान होता है। इसके बाद मैं इसका सारा सामान लूट लूंगी। और इन सभी ने लूफी को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया है और इस सभी लोग नामी के आने की खुशी में एक पार्टी रखते हैं। और तभी कैप्टन बगी बोलता है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी स्पेशल बगी बॉल को लाया जाए। और तभी एक बंदा इसकी स्पेशल बगी बॉल को लेकर आता है। नामी को समझ नहीं आता कि आखिर ये बगी बॉल है क्या। और तभी एक तोप के अंदर इस बगी बॉल को भरा जाता है और जैसे ही इस तोप को चलाया जाता है तो एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और टाउन में सभी के सभी घर तबाह होने लगते हैं। जोरो भी इस धमाके को नोटिस करता है। बहुत बढ़िया, इस बगी स्पेशल से और डेविल के फ्रूट की पावर से मैं जितनी भी ग्रैंड लाइन है उन सभी को कॉन्कर करूंगा। अरे नहीं नहीं, ये काम मैं करने वाला हूँ। अरे सर, ये थोड़ा सा नादान है, इसके बस की कुछ नहीं है। हाँ तो ठीक है, आज अपनी वफादारी को प्रूव करने के लिए नामी आज लूफी को जान से मारेगी, वो भी इस स्पेशल बगी बॉल से। और कैप्टन बगी जबरदस्ती नामी को माचिस पकड़ा देता है और सभी पायरेट्स इसे चीयर अप करने लगते हैं। लगा दो, फूंक दो उसे, चक दे फट्टे। और कुड़िए खड़ी क्या है, मार डाल उसको। पर नामी इस काम को करने के लिए राजी नहीं होती है क्योंकि नामी एक चोर है, कोई किलर नहीं। और तभी कैप्टन बगी का एक क्लाउन उस माचिस को छीन लेता है और वो उस तोप में आग लगा देता है। नामी को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी जेब से एक हथियार निकालकर उस क्लाउन पर हमला करके उसे घायल कर देती है। नामी, ये कैसा बिहेवियर है, मुझे माफ करना। और कैप्टन बगी नामी को मारने के लिए अपने कुछ गुंडों को भेज देता है उसके पास और नामी उन गुंडों से फाइट करती है। और इस तरफ लूफी बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि इस पर एक तोप चलने वाली है। भाई पानी लेकर आओ यार, इसको बुझाओ कोई, मैं मरना नहीं चाहता। और तभी नामी उस तोप के पास जाती है और उस तोप को अपने हाथों से पकड़कर उस आग को बुझा देती है। पर इसकी वजह से नामी का हाथ जल जाता है और जोर से चिल्लाती है। ये देखकर लूफी हैरान रह जाता है कि नामी उसके लिए कितना कुछ कर रही है। दर्द हो रहा है। कैप्टन बगी के सभी पायरेट्स नामी पर हमला करने ही वाले होते हैं पर तभी जोरो यहाँ पर पहुँच जाता है और नामी को बचा लेता है। और मिलकर एक लड़की पर हमला कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम कैसे मर्द हो? ऑरेंज बाल वाली लड़की, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और सभी पायरेट्स जोरो को देखकर डर जाते हैं। जोरो अपने हाथों और मुंह में तलवार भर लेता है। मेरे आगे तुम्हारा ये 3 स्टाइल वाला हमला काम नहीं करने वाला। और तभी जोरो कैप्टन बगी का हाथ काट देता है और एक पैर भी। और कैप्टन बगी के सभी लोग हंस रहे होते हैं क्योंकि जोरो के पेट के अंदर किसी ने तलवार घुसा दिया है। और जैसे ही जोरो पीछे मुड़कर देखता है, एक कटा हुआ हाथ हवा में उड़ रहा है। वो हाथ कैप्टन बगी के पास वापस से चला जाता है और जुड़ जाता है। भाई साहब, ये कैसी भाई एबिलिटी है इसकी? चाप चाप, ये उसी फल का नाम है जो कि मैंने खाया था। साले बड़ी नाक वाले, तूने चीटिंग की है, तूने पीछे से उस पर हमला किया। अबे लूफी बेवकूफ, उसकी नाक के बारे में क्यों बोल रहा है? मरेगा भाई ये भी। कैप्टन बगी अपने हाथ को अलग करके लूफी पर हमला करता है। लूफी उसके हथियार को अपने दांतों में पकड़ लेता है। जोरो, यहाँ से भाग जाओ। और जोरो कैप्टन बगी से फाइट करना शुरू कर देता है और लड़ते लड़ते जोरो अचानक से पीछे जाता है उस तोप के पास। हे डरपोक, भागते कहाँ हो? आकर मेरा सामना करो। जोरो उस तोप के पास जाता है और अपने हाथों से उठाकर उसे पीछे की साइड को कर देता है जहाँ पर कैप्टन बगी खड़ा हुआ है। और अब ये तोप कैप्टन बगी के ऊपर पॉइंट कर रही है और नामी उस पर आग लगा देती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, कैप्टन बगी मारा जाता है। जोरो लूफी को यहाँ से लेकर जाने
लगता है। लूफी, ये लड़की कौन है? हाँ जोरो, ये एक नेविगेटर है और आज से हमारी एक क्रू की मेंबर है। ये हमें रास्ता दिखाएगी ग्रैंड लाइन तक का और जोरो का बहुत सारा खून बह रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन बगी मरा नहीं है। इन्हें क्या लगा कि मैं अपनी तोप से मारा जाऊंगा? हाँ मुझे क्या तुम वहाँ पर हो? हाँ सर, मैं यहीं पर हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं जोरो का सर आपके पास लेकर आऊँ। हाँ ये बहुत ही अच्छा होगा, जल्दी जाओ। जोरो बहुत मुश्किल से लूफी को खींच रहा होता है। तभी नामी को याद आता है कि इस पिंजरे की चाबी उसके पास है और जैसे ही इसे बाहर निकालती है तो यहाँ पर एक डॉगी इस चाबी को निगल जाता है। ये देखकर लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। साले तेरी वजह से मैं फंस गया यहाँ पे, वापस दे उसको। और तभी इस टाउन का मेयर यहाँ पर आ जाता है और बोलता है चाओ चाओ को परेशान मत करो। मेयर देखता है कि जोरो बुरी तरह से घायल है। मेयर जोरो की पट्टी वट्टी करता है और उसे सुला देता है। और मेयर लूफी और नामी से मिलता है और इन दोनों को बताता है कि इस कुत्ते का नाम है चाओ चाओ और इनके ठीक पीछे जो दुकान है ये 24 घंटे इसकी रक्षा करता है। ये दुकान इस कुत्ते के मालिक की थी पर इस दुकान का मालिक मर चुका है और ये कुत्ता आज तक उसके इंतजार में यहाँ पर बैठा हुआ है। ये सुनकर लूफी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और तभी मोजी यहाँ पर पहुँच जाता है। अरे ये तो मोजी है, बीस्ट टेमर मोजी यहाँ पर आ गया, भागो। और तभी लूफी के सर के ऊपर एक बहुत बड़ी परछाई आती है। मेरा नाम है बीस्ट टेमर मोजी और मैं बगी का एक क्रू का मेंबर हूँ। और ये मोजी एक शेर के ऊपर बैठा होता है। मुझे बस ये बताओ कि जोरो कहाँ पर है, मैं उसका सर काटना चाहता हूँ। लेकिन लूफी उसे बताने से मना कर देता है कि जोरो कहाँ पर है। और मोजी का लॉयन लूफी पर हमला कर देता है। चोचो बुरी तरह से पिट रहा होता है। मोजी इसे बुरी तरह से मारता है। चोचो अपने मालिक से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसके हर एक काम में मदद करता था, चाहे गाड़ी खिंचवाने में हो, खाना बनवाने में हो, हर चीज में अपने मालिक का साथ देता था और अपने मालिक से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसलिए मरते दम तक अपने मालिक की दुकान की रक्षा करने के लिए डटा रहता है। चोचो खून से लथपथ होता है लेकिन फिर भी हार नहीं मानता और मोजी चोचो के मालिक की दुकान को जलाकर यहाँ से चला जाता है। मोजी पूरे शहर में जोरो को ढूंढने लगता है और तभी लूफी के सामने आ जाता है। मोजी लूफी पर हमला करता है पर लूफी अपने हाथों को बड़ा करके किसी जलेबी की तरह घुमाकर उस शेर के मुंह को पकड़ लेता है और उस शेर को भी गोल गोल घुमाकर उसको मार देता है। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से उस कुत्ते का घर और उसकी मेमोरीज वापस नहीं आ जाएंगी और अब मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर एक लात मारने वाला हूँ। तुमने बहुत गलत किया और उसे जमीन पर पटक देता है। और इस तरफ चोचो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके मालिक की आखिरी निशानी जा चुकी है। नामी चोचो को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। आखिर वो भी एक पायरेट था और तुम भी एक पायरेट हो। उस कुत्ते का सब कुछ छीन लिया। काश वो मोजी तुम्हें खा जाता। तुम पायरेट्स पे बिल्कुल भी दया नहीं है। और लूफी चोचो को एक पेट फूड देता है उसके मालिक की आखिरी निशानी के तौर पर। माफ करना मेरे दोस्त, मैं सिर्फ इतना ही बचा पाया। और चोचो उस पेट फूड को अपने मुंह में लेकर यहाँ से चला जाता है। गुड लक मेरे दोस्त, तुम्हारा सफर बहुत बढ़िया रहे। नामी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि लूफी अच्छा बंदा है भाई, इतना भी बुरा नहीं है। लूफी बाकी पायरेट्स जैसा नहीं है। और इस तरफ मोजी कैप्टन बगी के पास जाता है। माफ करना, मैं उसे हरा नहीं पाया, मैं फेल हो गया। तेरे से ये उम्मीद नहीं थी मुझे, एक बच्चे से पिट गया तू है। बगी बॉल्स को तैयार किया जाए, अब मुझे ही कुछ करना होगा। स्पेशल बगी बॉल का यूज करके हर तरफ तबाही मच जाती है और ये तीनों भी इस धमाके को नोटिस करते हैं। और शिट, उस घर में तो जोरो सो रहा था जो भी फटा। लगता है जोरो नहीं बचा होगा पर तभी हम देखते हैं कि जोरो जिंदा होता है। अरे जोरो तुम जिंदा हो, शुक्र है। 40 साल लगा दिए मैंने इस टाउन को बनाने में, किसी अरे गहरे को इसे तबाह करने नहीं दूंगा। वो कैप्टन बगी नहीं बचेगा। अरे रुक जाओ, तुम एक बूढ़े इंसान हो, तुम कुछ नहीं कर सकते अभी। पर मेयर नहीं सुनता और कैप्टन बगी को मारने के लिए चला जाता है। अरे नामी यार चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा उसे। लूफी मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। और इस तरफ कैप्टन बगी की सेकंड बगी बॉल तैयार हो चुकी है पर तभी मेयर यहाँ पर पहुँच जाता है। बगी दा जोकर बाहर आ जाओ, हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो। लगता है ये बुड्ढा सठिया गया है और कैप्टन बगी अपने कटे हुए हाथों से मेयर का गला दबाने लगता है और उस पर बगी बॉल को चलाने का ऑर्डर दे देता है। पर तभी लूफी यहाँ पर आकर मेयर को बचा लेता है। और अब मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर एक किक मारूंगा जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। तेरी ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुझे बताता हूँ। मेयर बगी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। पर तभी लूफी मेयर के सिर के ऊपर एक जोरदार हमला करके उसे बेहोश कर देता है। साले ये क्या कर दिया तूने? अबे हमारी टीम का था ये। अरे नामी यार चिंता मत करो, मैंने ये इनकी भलाई के लिए ही किया है। हाँ लूफी अच्छा ही किया तुमने। वैसे भी अगर कैप्टन बगी से भिड़ता तो मारा जाता, पर साले इसके सिर पे क्यों मारा? कहीं और मार देता। माफ करना। हे बड़ी नाक वाले कैप्टन बगी। कैप्टन बगी ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके सारे क्रू मेंबर्स ये सुनकर हंसने लग जाते हैं। लूफी पागल है तू, मरेगा साले। कैप्टन बगी अपनी बगी स्पेशल को तैयार करता है। तो ठीक है ये भड़क चुका है, तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं इसे लिखता हूँ। कैप्टन बगी अपनी बगी स्पेशल वेपन का यूज करके लूफी पर हमला कर देता है पर तभी लूफी अपने पेट को गुब्बारे की तरह फुला लेता है और बगी स्पेशल को अपने पेट के अंदर लेकर वापस उसी की डायरेक्शन में फेंक देता है और उन पर एक जोरदार हमला कर देता है। पीछे नामी ये सब देखकर परेशान हो रही होती है। तो इंसान भी है कि क्या है तू साले लूफी? लगता है इस अटैक से इसका आधा करोड़ चुका है और शायद कैप्टन बगी भी। और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन बगी मरा नहीं है, उसने दो पायरेट्स को एक शील्ड की तरह यूज करके खुद को बचा लिया और मोजी भी जिंदा होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं जिंदा हूँ? कैप्टन बगी यही है वो बंदा, इससे बचकर रहना, ये बहुत खतरनाक है, ये रबड़ का बना है, अपने हाथ पैर बड़े कर सकता है। और तभी काबाजी नाम का एक और विलन यहाँ पर आ जाता है जिसने अपने हाथ में मोजी के लॉइन को पकड़ा होता है। तूने ये क्या हालत कर दी है मेरे शेर की? अरे मैंने इसे एक शील्ड की तरह यूज किया, मुझे माफ करना। मोजी का शेर बहुत ज्यादा घायल हो चुका है और गुस्से में काबाजी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर
तभी काबाजी इसे एक लात मार के उड़ा देता है और लगे हाथ लूफी भी इसे एक लात मारता है और मोजी दीवार में भिड़कर बेहोश हो जाता है। काबाजी कैप्टन बगी के पास आता है। सर मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। तो ठीक है, अपना एक्रोबैट डांस दिखाओ इन सभी को। और तभी काबाजी अपनी एक साइकिल निकालता है और लूफी की तरफ आगे बढ़ता है एक तलवार लेकर। और जैसे ही लूफी को मारने वाला होता है तभी जोरो इसके सामने आ जाता है। तुम तलवार से लड़ते हो? हाँ, आ जाओ मुझसे लड़ाई करो। काफी खुशकिस्मत हूँ मैं कि तुमसे लड़ने का मौका मिला मुझे जोरो। काबाजी की नजर जोरो की घाव पर जाती है। तुम तो पहले से ही जख्मी हो, तुम कैसे लड़ोगे? मैं जख्मी होने के बाद भी तुम्हें हरा सकता हूँ। और तभी काबाजी अपने मुंह से आग उगलने लगता है और जोरो के गहरे घावों पर जानबूझकर हमला करता है। ये तो चीटिंग है, ये तो जोरो की घाव पर हमला कर रहा है। चीटिंग करते हो? कोई बात नहीं। काबाजी फिर से जोरो पर हमला करता है। अबे लूफी खड़ा क्या है, उसकी हेल्प कर ले जाके। काबाजी जोरो की तरफ एक आखिरी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी जोरो खड़ा हो जाता है और काबाजी जोरो के पेट में तलवार घुसा देता है। जोरो! और काबाजी उसी जगह पर तलवार घुसाता है जहाँ पर जोरो की चोट लगी हुई है। कोई बात नहीं, अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तुझ में और मुझ में क्या फर्क है। क्या बात है जोरो, बहुत कूल लग रहे हो। अगर मैं तेरे जैसे एक मामूली इंसान से हार गया तो मैं इस दुनिया में सबसे बेहतरीन तलवारबाज कैसे बनूंगा? मैं तुझे हरा कर ही रहूंगा। जोरो एक तलवार को अपने मुंह में रखता है और दो तलवार अपने हाथों में पकड़ लेता है अपने 3 स्टाइल को यूज करने के लिए। पर नामी को इनकी फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और कैप्टन बगी का खजाना ढूंढने के लिए बेसमेंट के अंदर जाने लगती है। काबाजी एक खतरनाक टेक्निक को यूज करता है, एक्रोबैट टेक्निक, द डांस ऑफ 100 कामिकाजे टॉप्स, और बहुत सारे लट्टुओं को जोरो की तरफ फेंकता है। लेकिन जोरो अपनी तलवार से सभी लट्टुओं को काट देता है और तभी जोरो नोटिस करता है कि पीछे से कैप्टन बगी का हाथ और ऊपर से काबाजी भी उस पर तलवार लेकर आ रहा है, उस पर हमला करने के लिए। चीटिंग पर उतर चुके हो अब? हाँ, कोई बात नहीं। पर तभी लूफी कैप्टन बगी के हाथ पर पैर रख देता है। जोरो की फाइट से दूर रहो, समझे? और इस तरफ नामी को कैप्टन बगी के खजाने में से ग्रैंड लाइन का मैप मिल जाता है और इस तरफ काबाजी जोरो को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। मैं बहुत इंप्रेस हुआ, इतना बड़ा घाव है तुम्हारे पेट पर, फिर भी मुझसे फाइट कर रहे हो। क्या बात है, तुम्हारे बारे में मैंने जो भी सुना था वो सब कुछ सच निकला। काबाजी जोरो पर एक आखिरी बार हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी जोरो अपने स्पेशल अटैक ओनिगिरी को यूज करता है। ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है और जोरो काबाजी का सीना चीर देता है और इसका खेल यहीं पर खत्म हो जाता है और जोरो इसे हराने के बाद यहीं पर सो जाता है। और तभी कैप्टन बगी लूफी के सामने आ जाता है। अब तुम्हें खत्म करने के बाद मैं ग्रैंड लाइन जाऊंगा। हाँ, मैं भी वहीं पर जाना चाहता हूँ। मुझे पायरेट्स का राजा बनना है। तेरी ये बातें और तेरी ये टोपी मुझे उसी लाल बाल वाले आदमी के बारे में याद दिला रही है। क्या लाल बाल वाला आदमी? क्या तुम उसे जानते हो? हाँ जानता हूँ, पर क्या फर्क पड़ता है? ये जानने के लिए अब तुम नहीं बचोगे। बगी अपने हाथ में बहुत सारी नाइफ्स को भर लेता है, अपने हाथ को अलग करता है और लूफी पर हमला कर देता है किसी चक्री की तरह घुमाकर। लूफी अपने हाथ को बड़ा करके उसके अटैक को डॉज करता है और अपनी गम पिस्टल का यूज करके जैसे ही बगी पर हमला करता है तो कैप्टन बगी अपनी गर्दन को ही अलग कर देता है और तभी बगी का चाकू वाला हाथ लूफी की तरफ फिर से आगे बढ़ता है। लूफी उसे डॉज कर लेता है लेकिन इसमें उसकी हेड थोड़ी सी कट जाती है। यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी हेड को डैमेज कर दिया, अब तू नहीं बचेगा। कैप्टन बगी लूफी पर हमला कर देता है और उसकी टोपी के अंदर 3 छेद हो जाते हैं और लूफी को शैंक्स की याद आ जाती है। शैंक्स ने बहुत भरोसा करके लूफी को ये टोपी दी थी, ये उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। अरे क्या टोपी है ये तेरी, मिस्त्रियों वाली? मुझे ये टोपी उसी की याद दिलाती है। तुम जानते भी हो ये किसकी टोपी है? ये शैंक्स की टोपी है, एक महान पायरेट की। तुम इस बात को कभी नहीं समझ सकते। बगी उस टोपी को नीचे पटक देता है। अच्छा, तो तुम उससे शैंक्स की बात कर रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ उसे, मैंने उसी के साथ ट्रेनिंग ली है पायरेट बनने की। हम 1 साल पहले एक साथ ही काम किया करते थे। और बगी लूफी की टोपी को कुचल देता है। शैंक्स एक महान आदमी था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लूफी कैप्टन बगी पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। बता मुझे शैंक्स कहाँ पर है, तुझे यहीं पर मार डालूंगा वरना। मैं उस शैंक्स को कभी माफ नहीं करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उसे गाली देता रहूंगा। अब इसके बाद हम शैंक्स और बगी का पास्ट देखते हैं। शैंक्स और बगी आपस में लड़ रहे होते हैं। मैं जाऊंगा नॉर्थ पोल में, नहीं हम लोग साउथ पोल जाएंगे, समझ गया तू? और तभी पीछे से कैप्टन यहाँ पर आता है और इन दोनों के एक मुक्का मार देता है। किसे फर्क पड़ता है तुम लोग कहाँ जाने वाले हो, चलेगी तो मेरी है। सब लोग सुनो, लड़ाई का समय हो चुका है, सभी लोग तैयार हो जाओ। और एक एनिमी पायरेट शिप पर कैनन्स फायर करके हमला कर देते हैं और हमारी शिप और एनिमी शिप के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। और तभी बगी को लड़ाई करते हुए एक एनिमी की पॉकेट के अंदर एक मैप मिलता है। ये एक ट्रेजर मैप होता है। क्या बात है, ये तो एक खजाने का नक्शा है। लगता है मुझे पता चल चुका है कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। हे दोस्त, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हें आखिर करना क्या है जिंदगी में? अरे हाँ यार, मुझे अपना एक क्रू बनाना है और पूरी दुनिया घूमनी है। क्या बात है, क्या तुमने डेविल फ्रूट के बारे में सुना है? अरे हाँ, हमें वो लूट में मिला है। उसे जो कोई भी खाता है उसके अंदर असीमित शक्तियाँ आ जाती हैं, अलग अलग तरह की। पर जो भी एक डेविल फ्रूट को खा लेता है तो समुद्र उससे नफरत करने लगता है और उस आदमी से तैरने की शक्ति छीन लेता है। कोई बेवकूफी होगा जो उसे खाएगा, पर मैं उसे बेच सकता हूँ। और अगली ही सुबह बगी उस डेविल फ्रूट को खा जाता है सभी के सामने। ओ अबे, ये क्या कर दिया इसने, ये खा गया उसे। हे बगी, तुम्हें अपने शरीर के अंदर कुछ अलग लग रहा है क्या? अरे नहीं यार, मुझे तो कुछ भी अलग नहीं लग रहा। ये तो बस एक नॉर्मल फल था, कोई डेविल फ्रूट नहीं। मुझे तो पता ही था डेविल फ्रूट जैसा कुछ नहीं होता। पर थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि बगी ने असली फल को छुपा दिया था और उन सभी के सामने नकली वाला डेविल फ्रूट खाया था। और अब ये इस फल को 100 मिलियन बेरीज में बेचने वाला है और खुद का एक क्रू बनाएगा पायरेट्स का और उस ट्रेजर मैप की हेल्प से खजाने को ढूंढेगा। और तभी पीछे से शैंक्स यहाँ पर आ जाता है और हड़बड़ी में बगी उस डेविल फ्रूट को खा लेता है। हे बगी, क्या हाल है? साले हाल चाल के लगते हैं, तेरी वजह से मैंने डेविल फ्रूट खा लिया।
लिया। और वो ट्रेजर मैप समुद्र के अंदर डूब जाता है। बगी उस मैप को बचाने के लिए समुद्र के अंदर डुबकी लगा देता है, पर जैसे ही समुद्र के अंदर कूदता है तो वो नोटिस करता है कि उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे और उसकी स्विम करने की एबिलिटी खत्म हो चुकी है। डेविल फ्रूट अपना काम करना चालू कर चुका है। हे बगी, तुम तैर क्यों नहीं रहे? तुम तो बहुत अच्छे स्विमर हो ना। और शैंक्स ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। बगी और समुद्र के अंदर कूद जाता है बगी की जान बचाने के लिए। और इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। हाँ, तो शैंक्स ने तुम्हारी जान बचाई। हाँ, उसने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं अपने प्लान में 10 साल लेट हो गया। और पानी में ना सही, जमीन पर तो मैं खजाना ढूंढ ही सकता हूँ। हे ऑरेंज बालों वाली लड़की, मेरा खजाना मुझे वापस दे। कैप्टन बगी अपनी आधी बॉडी से ही नामी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि इस तरफ लूफी ने कैप्टन बगी के टांगों के बीच में एक लात मार दी है और उसे रोक दिया है। इस तरफ गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि मेयर को गांव वापस आने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और ये सभी लोग फैसला करते हैं कि ये लोग अब टाउन में जाकर खुद मेयर को वापस लेकर आएंगे। और इस तरफ कैप्टन बगी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि नामी ने उसका ट्रेजर चुरा लिया है और अपने सबसे पावरफुल अटैक फेस्टिवल का यूज करता है, जिसमें उसकी बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। कैप्टन बगी नामी पर हमला कर देता है और चाकू से उस पर वार करने ही वाला होता है, पर तभी कैप्टन बगी को कुछ फील होता है और लूफी कैप्टन बगी के पैरों को पकड़कर उस पर गुदगुदी करने लगता है और फिर आखिर में उसके पैर पर एक जोरदार हमला कर देता है और कैप्टन बगी का वो आधा शरीर रोने लग जाता है। पर कैप्टन बगी अपने खजाने को अपने हाथों से पकड़ लेता है। छोड़ दे मेरे खजाने को, अब तुम मरोगी। पर तभी लूफी यहाँ पर आकर कैप्टन बगी के अटैक को फेल कर देता है और कैप्टन बगी का सारा खजाना उस थैले के कटने की वजह से नीचे बिखर जाता है। हे लूफी, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। लूफी कैप्टन बगी पर गम का यूज करके उसे हवा में उड़ा देता है और कैप्टन बगी की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर लूफी अपनी हेड को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी हेड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लूफी चिंता मत करो, मैं इस हेड को ठीक कर दूंगी। तुमने मेरी जान बचाई है। क्या सच में तुम इसे ठीक कर सकती हो? हाँ, तुम चिंता मत करो। एक काम करो, ये वाला बैग तुम पकड़ो। और नामी आधा खजाना लूफी को दे देती है और उसे ग्रैंड लाइन का मैप भी दे देती है। ये लो लूफी, इसे तुम रखो। क्या बात है, ये लूफी जोरो के पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारकर उठाता है। साले जोरो उठ जा, कितना सोएगा? ये देख, हमें एक नई नेविगेटर मिली है, अब से ये हमारी टीम में है। अरे लूफी, मेरा बहुत खून बह चुका है यार, मैं चल नहीं सकता। और मेयर को ढूंढते ढूंढते गाँव वाले यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ओए लड़के, हमारे मेयर कहाँ पर है? और तभी इन गाँव वालों को मेयर मिल जाता है, पर मेयर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। मेयर, आपकी हालत किसने की? माफ करना यार, इनकी हालत मैंने ही की है। सभी गांव वाले लूफी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। क्या ये तूने किया? अब नहीं बचता तू। अबे लूफी क्या बोल रहा है? अरे भाई साहब, ये हमने जानबूझकर नहीं किया, हमने इनकी जान बचाने के लिए सब किया था। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सभी लोग पायरेट्स हो? अरे नहीं नहीं, हम पायरेट्स नहीं है। हाँ, हम लोग पायरेट्स हैं। कोई तकलीफ है क्या? जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। तुम पायरेट्स ही हो, हमारे मेयर पर हमला किया, तुम नहीं बचोगे। और ये सारी बातें सुनकर जोरो बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। अरे यार लूफी, तू भी कमाल का यार। लूफी, इतना सच बोलने की क्या जरूरत है तुझे? मरवाएगा तो किसी दिन में। और लूफी जोरो को अपने कंधे पर उठाकर यहाँ से भागने लगता है और सभी गांव वाले इन तीनों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। गांव वालों से बचते बचते ये लोग एक गली के अंदर पहुंच जाते हैं और तभी चोचो इनके सामने आ जाता है। चोचो इन तीनों को आगे जाने देता है, लेकिन उन्हें गांव वालों को वहीं पर रोक देता है। और डॉगी हट जा, वो लोग पायरेट्स हैं, उन्होंने हमारे मेयर पर हमला किया, वो उन्हें मार कर भागे हैं। हट जा चोचो, हमें जाने दे यार। लेकिन चोचो उन्हें नहीं जाने देता और उन पर लगातार भौंकता रहता है। और लूफी जाते जाते चोचो को शुक्रिया बोलता है। चोचो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भागते भागते ये तीनों एक बोट के पास पहुंच जाते हैं और तभी वो तीनों पायरेट्स यहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें नामी ने बेवकूफ बनाकर उन्हें समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया था। ओए लड़के, ये खजाना हमारा है, इसे चुपचाप हमें दे दे। और ये कौन है? ओए उठ जा, मेरे को इग्नोर कैसे कर रहा तू है? जोरो गुस्से में इस बंदे को एक डेथ चेयर देता है। हाँ, कौन है? पर जैसे ही देखते हैं कि ये जोरो है, ये तीनों बुरी तरह से डर जाते हैं। अरे माफ करना यार, गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान टूट गई। और इस तरफ मेयर जाग जाता है और गाँव वाले मेयर को बताते हैं कि वो तीनों बच्चे इन्हें मार कर भाग गए हैं। मेयर ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? उन्हें तो मैं बताता हूँ। और मेयर भगते भगते इन तीनों के पास जाता है, पर ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। और जाते जाते लूफी पीछे मुड़कर देखता है कि मेयर किनारे पर खड़ा है। तुम तीनों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। दादू, अपना ख्याल रखना, अपने पीछे तो देखिए जरा। और मेयर पीछे मुड़कर देखता है कि लूफी उनके लिए बहुत सारा खजाना छोड़कर गया है। पर नामी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने 5 मिलियन का सोना फ्री में इस मेयर को दे दिया है। लूफी तो पागल है क्या? अरे यार, उनका टाउन खराब हो गया था, उसे वापस बनाने के लिए पैसे तो लगते ना। और नामी गुस्से में लूफी का सर पानी के अंदर डुबाने लगती है। तुम मर साले, तू किसी काम कर रही है? अरे नामी, मुझे बाहर निकाल, मैं मर जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता। लगता है इस सफर में बहुत मजा आने वाला है। अब अगली सुबह हम एक विलेज को देखते हैं और एक आदमी भागते भागते चिल्लाता है, पायरेट्स ने हम पर हमला कर दिया है, अपनी जान बचाकर भागो। इस बंदे का नाम है कैप्टन उसॉप। इस तरफ हम लूफी को देखते हैं और नामी बताती है कि ग्रैंड लाइन जहाँ पर ये लोग अभी जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, पर जाने से पहले इन्हें बहुत सारे खाने और हथियारों की जरूरत पड़ेगी। पास में ही एक आइलैंड है, हम वहाँ पर जाकर कुछ हथियारों को ढूंढ सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, वहाँ से हम थोड़ा मीट भी इकट्ठा कर लेंगे, बहुत भूख लग रही है। इस तरफ उसॉप बोलता है, पायरेट्स आ रहे हैं, अपनी जान बचाकर भागो। और तभी अचानक से हंसने लग जाता है। कैसा लगा मेरा मजाक? और तभी कोई इस पर बर्तन से हमला कर देता है और सारे गाँव वाले हमेशा की तरह इसके पीछे पड़ चुके हैं। साले झूठे, यहाँ से भाग जा, अभी पिटाएगा तू। आ गए ये लोग, आ जाओ, पकड़ने की कोशिश करो मुझे। सभी गाँव वाले इसके पीछे पड़ जाते हैं, पर उसॉप हर बार की तरह कहीं पर छुपने में कामयाब हो जाता है और गाँव वाले इसे नहीं ढूंढ पाते। उसॉप सो रहा होता है और तभी इसके 2 चेले यहाँ पर आ जाते हैं, पेपर और कैरेट। और इसका तीसरा चेला अनियन भागते हुए
आता है। बॉस, एक बुरी खबर है, पायरेट्स ने हम पर हमला कर दिया है। क्या सच में? हाँ सर, ये बिल्कुल सच है। वो कैप्टन बगी के पायरेट्स है। मैंने उनके झंडे पर कैप्टन बगी का लोगो देखा था। ओह मैन, शिट। और इस तरफ जोरो, लूफी और नामी इस आइलैंड पर पहुंच चुके हैं और तभी जोरो अपनी तलवार निकाल लेता है। लूफी बचकर रहो, हमारे आसपास कुछ लोग हैं। और तभी कोई लूफी के पैरों पर हमला कर देता है और तभी सामने इन्हें उसॉप के बहुत सारे झंडे दिखाई देते हैं। वाह, ये कितना कूल है, मुझे भी एक ऐसा चाहिए यार। हाँ, तो मैं हूँ कैप्टन उसॉप, इस विलेज का लीडर, और अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो मेरे सामने अपना सर झुकाना होगा। मेरे पास कुल 80 मिलियन सोल्जर्स हैं, तुम नहीं बच सकते। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। शिट, ये लड़की तो बहुत ही है, इसने मेरा झूठ पकड़ लिया। हाँ, तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे है ना। और ये तीनों बच्चे नामी के डर से यहाँ से भाग जाते हैं और उसॉप, लूफी और जोरो को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। मैं तुमसे कैसे जीतूंगा भाई, तुम तो दिखने में इतने डरावने हो, मुझे माफ कर देना। और लूफी और जोरो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। लूफी इस बंदे को पहचान लेता है और बोलता है, एक सेकंड, तुम यासूब के बेटे हो ना, है ना? उसॉप पहाड़ से नीचे गिर जाता है। अब मेरे फादर को कैसे जानते हो? अब इसके बाद ये चारों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ खाने के लिए और लूफी उसॉप को बताता है कि इसके फादर शैंक्स के क्रू के एक मेंबर थे और एक बहुत अच्छे शार्प शूटर थे। हे दोस्त, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल तुम्हारे फादर जैसा लगता है। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। लूफी उसॉप के फादर यूसॉप से बहुत ज्यादा इंप्रेस रहता था, उनकी शार्प शूटिंग स्किल्स की वजह से। वाह, आप भी कैसे करते हो? बच्चे, ये कोई आसान काम नहीं है। मेरा एक बेटा है तुम्हारी ही उम्र का, उसका नाम उसॉप है। उसॉप, तुम्हारे फादर तुम्हारे बारे में बहुत बात करते थे। क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो हमें एक शिप दे सकता है? दरअसल हमें ग्रैंड लाइन तक जाना है और उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी शिप चाहिए होगी। हाँ, मैंने सुना तो है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेंशन है, शायद हमें वहाँ पर कुछ शिप मिल जाए। अबे ओ, उधर मत जाइयो, ठीक है ना भाई, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे, इसी क्या हो गया? और इसके बाद हम उसी मेंशन को देखते हैं। ये इस विलेज का सबसे बड़ा मेंशन होता है और यहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं और इस मेंशन के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम है मिस काया। उसॉप उस मेंशन के बाहर आ जाता है और एक सीक्रेट झाड़ियों के रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करता है मिस काया से मिलने के लिए। काया को पता चल जाता है कि उसॉप यहाँ पर आ चुका है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उसॉप, मुझे तुमसे मिलने की इजाजत नहीं है, पर मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अरे, इन सब की परवाह कौन करता है यार। और उसॉप इसे अपनी फेक बहादुरी की स्टोरीज सुनाया करता है, पर काया को नहीं पता कि ये एक नंबर का फट्टू इंसान है और सारी कहानियां झूठी हैं। और इस तरफ रेस्टोरेंट में ये तीनों नन्हे पायरेट्स पहुंच चुके हैं। तुम लोग सुनो मेरी बात, कैप्टन उसॉप कहाँ पर है? मुझे पता है वो तुम्हारे ही साथ थे। हाँ, जल्दी से बता दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। पर लूफी ने इग्नोर करता है और बोलता है, अरे यार, मस्त मीट था, तो मजा ही आ गया। मीट सुन के ये तीनों बच्चे डर जाते हैं। क्या मीट? लगता है ये खा गए हमारे कैप्टन को, अब हमारा क्या होगा? हम उसे मार कर खा गए। ये तीनों बच्चे बुरी तरह से डर जाते हैं। भाई क्या ये मजे ले रहे हैं इनके, बचाओ अभी, ये तो राक्षस है। पर इन बच्चों को पता चल जाता है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं और बच्चे इन तीनों को उसी जगह पर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर उसॉप मिस काया से मिलने आता है, उसी ह्यूज मेंशन के पास। इतना बड़ा मेंशन, क्या बात है। पर उसॉप यहाँ पर करने क्या आता है? झूठ बोलने आते हैं। हाँ, वो मिस काया को झूठी कहानियां सुनाते हैं और ये तीनों बच्चे इन्हें बताते हैं कि मिस काया के पेरेंट्स लगभग 1 साल पहले एक बीमारी की वजह से मर चुके हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। इसलिए उसॉप उनके साथ हंसी मजाक करने के लिए जाता है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। ये लड़की बहुत ज्यादा अमीर है पर उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, इसलिए अकेले इस बड़े से घर में बहुत दुखी रहती है। क्या बात है, फिर तो सच में तुम्हारे मास्टर बहुत ज्यादा महान है। तो चलो ठीक है, उस मेंशन के अंदर जाते हैं शिप लेने के लिए। अरे क्या कर रहे हो? अंदर बॉडीगार्ड से बहुत सारे, वो तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। अरे कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। लूफी अपने हाथों को बड़ा कर लेता है और ये देखकर ये तीनों बच्चे डर जाते हैं। ये तो एक राक्षस है। और ये सभी लोग लूफी के हाथों को पकड़ लेते हैं। लूफी अपने हाथ छोड़ देता है और सभी लोग हवा में उड़ जाते हैं और इस मेंशन के अंदर आ जाते हैं। और इस तरफ काया नोटिस करती है कि आसमान में कुछ उड़ते हुए इनकी तरफ आ रहा है। उसॉप, वो आसमान में क्या आ रहा है? और उसॉप ऊपर देखता है और देखता है कि ये सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सभी जमीन पर गिर जाते हैं और बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अरे क्या वो ठीक है? अरे काया, चिंता मत करो, ये सभी लोग न्यू रिक्रूट्स हैं, मेरे क्रू में भर्ती होना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं। तुम चिंता मत करो, ठीक है? क्या सच में? क्या आप सभी लोग उसॉप के क्रू में भर्ती होने के लिए आए हो? अरे नहीं नहीं, दरअसल हमें एक शिप और तभी काया का बॉडीगार्ड यहाँ पर आ जाता है। भाई तुम सब बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? इसके लिए तुम्हें सजा जरूर दी जाएगी। और इस तरफ हम एक स्ट्रेंजर को देखते हैं जो कि विलेज के अंदर आ चुका है और इसने अजीब से चश्मे पहन रखे हैं और ये बंदा मून वॉक करते हुए इस विलेज के अंदर एंटर करता है। और इस तरफ काया अपने बॉडीगार्ड से बोलती है, क्लाडोरे, दरअसल ये लोग। मैम जरा एक मिनट, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? जी सर, दरअसल हमें एक बहुत बड़ी शिप चाहिए और तुम ऊपर। तुम कौन हो? अबे ओ, मेरा नाम कैप्टन उसॉप है, तमीज से बात कर। हाँ, मैंने तुम्हारे बाप के बारे में सुन रखा है, तुम एक घटिया पायरेट के बेटे हो। ये सुनकर कैप्टन उसॉप को गुस्सा आ जाता है। क्लाडोरे, तुम इस काया की दौलत के पीछे पड़े हो ना? मिस काया तुम्हारी औकात के बाहर है, तुम एक गरीब इंसान हो। बस करो क्लाडोरे, अब इसी वक्त इससे माफी मांगो। माफी किस बात के? इस घटिया इंसान से मैं माफी क्यों मांगू? शायद ये भी अपने बाप से नफरत करता होगा, तो मैं अभी तुम्हें जान से मार दूंगा। उसॉप नीचे कूद जाता है और क्लाडोरे के पास जाता है। अरे इतने गुस्से में क्यों? मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा। उसॉप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। मिस काया और लूफी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। जैसा बाप वैसा बेटा, मुझे मेरे पापा पर गर्व है, वो एक पायरेट थे, समझे? मैंने आज तक बहुत झूठ बोले हैं लेकिन अपने फादर के बारे में कोई झूठ नहीं बोला। नहीं, सच तो ये है कि तुम एक घटिया पायरेट की घटिया बेटे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसॉप प्लीज उसे छोड़ दो, वो सिर्फ मेरी भलाई चाहता है, उसे माफ कर दो प्लीज। और उसॉप रुक जाता है। हाँ रुक जाओ, अगर थोड़ी सी भी शर्म रह गई है तो यहाँ से चले जाओ, मैं आज के बाद यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा, मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। साले स्टूपिड बटलर, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू पागल है क्या? लो फिर रुक जाओ, ये हमारा मामला नहीं है, सब के सब निकलो यहाँ से। और इस तरफ मिस काया अपने कमरे में बैठकर रो रही है। क्लाडोरे काया के लिए खाना लेकर आता
आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। मिस काया, आज भी उस दिन को मैं नहीं भूल पाया हूँ जिस दिन मैं इस घर में आया था। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं और मिस काया के घर के बाहर एक भिखारी आता है और बोलता है, मुझे वहाँ से निकाल दिया गया है जहाँ मैं काम करता था, मैं भूख से मर जाऊंगा, मेरी हेल्प करो प्लीज। उसे अंदर आने दो। और ये कोई और नहीं, मिस काया के फादर होते हैं। सर, ऐसे कैसे आने दे इसे, ये तो एक अनजान आदमी है, ये खतरा हो सकता है। नहीं, आज से हम इसे काम पर रखेंगे और अपने घर में एक बटलर की नौकरी देंगे। मिस काया, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी मम्मी पापा जिंदा नहीं है, इसलिए मुझे आपकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। पर यार, तुम्हें उस सब से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब अच्छा इंसान है, दिल का बहुत साफ है। मुझे भी ऐसा ही लगता है मैम। और इस तरफ जोरो, नामी और ये दोनों बच्चे बैठे होते हैं, पर लूफी कहीं पर चला गया है और तभी इन बच्चों का तीसरा साथी अनियन भागते भागते आता है। दोस्तों, एक अजीब सा आदमी हमारे विलेज में आ रहा है, वो देखो, वो आदमी आ गया। ये बंदा मून वॉक करते करते इनके पास आता है। Hey you, why are you calling a weird man? I'm an awesome man, okay? अबे यार, तुम कौन है? तू है कौन बे? Yes, I'm an hypnotist. अच्छा, तो हमें हिप्नोटाइज करके दिखा चल। Don't be dumb, you will get hypnotized for sure. हाँ, ठीक है, करके दिखा। और ये बंदा इन तीनों को हिप्नोटाइज करने लग जाता है, पर हिप्नोटाइज करते करते ये आदमी इन तीनों के साथ साथ खुद भी बेहोश हो जाता है। सही है भाई, कमाल का बंदा है ये। जोरो को ये देखकर बहुत अजीब लगता है। क्या आदमी है ये, पागल वागल है क्या? अबे दूसरों को हिप्नोटाइज करना था, खुद हो गया। ओए उठ जा। इस तरफ हम उसप को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा दुखी है और समुद्र के किनारे बैठा हुआ है और तभी लूफी यहाँ पर आ जाता है। हे उसप, उस आदमी ने जो भी कहा हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे फादर एक महान पायरेट थे। हाँ, मुझे उन पर गर्व है, वो एक बहुत महान पायरेट थे। उसप, क्या अब तुम उस लड़की के पास कभी नहीं जाओगे? जा सकता हूँ, अगर वो बटलर मुझसे माफी मांग ले तो। अरे ओ, ये तो वही बटलर है ना। और तभी हम नीचे देखते हैं कि बटलर यहाँ पर आ चुका है और इसके साथ एक और आदमी है। अरे लूफी छुप जा, ये बटलर यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये दूसरा आदमी कौन है इसके साथ? इसे मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। और नीचे बटलर इस हिप्नोटिस्ट से बोलता है, इस बंदे का नाम है जांगो द हिप्नोटिस्ट। उम्मीद है तुमने सारी तैयारी कर ली होगी। यस ऑफ कोर्स, आई हैव डन एवरीथिंग। द रिच गर्ल असैसिनेशन प्लान। दरअसल इनका प्लान है मिस काया को मारना। मिस काया को मारने का प्लान बना रहे हैं। हे जांगो, इसे मर्डर मत कहो, इसे एक एक्सीडेंट बोलो, ठीक है ना? किसी को भी हम पर शक नहीं होना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, इट विल बी लाइक एन एक्सीडेंट। लूफी और उस सब की सारी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। ओके ठीक है, तो प्लान के अकॉर्डिंग तुम उसके मरने से पहले उसे हिप्नोटाइज करोगे और उससे एक नोट लिखवाओगे जिसमें लिखा होगा कि मैं अपनी सारी की सारी संपत्ति बटलर क्लाहाडोर के नाम कर रही हूँ, समझे ना? और उसके बाद मैं उसकी सारी संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा। मुझे पूरे 3 साल लग गए उस लड़की का ट्रस्ट हासिल करने में। मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल एक बटलर बनकर जिए। दरअसल ये बंदा 3 साल एक पायरेट था और इसका एनकाउंटर होने वाला था, लेकिन ये किसी तरह से वहाँ से बचकर भाग गया। 3 साल पहले ये बंदा कैप्टन कुरो नाम से मशहूर था। ये ट्रूली यार कुरो, मुझे इस नाम से मत पुकारो, ये नाम मैं 3 साल पहले ही छोड़ चुका हूँ। गवर्नमेंट भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि वो लड़की खुद वो नोट लिख कर जाएगी मेरे लिए। सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी और हमें पता चलता है कि इस बंदे ने ही मिस काया की सारी फैमिली को मारा है संपत्ति हासिल करने के लिए। ऑलराइट, सो टुमारो वी विल किल दैट गर्ल, ओके? जस्ट गिव मी अ सिग्नल एंड आई विल कम। और इस तरफ लूफी और उसप ये देखकर हैरान रह जाते हैं। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लूफी, ये कैप्टन कुरो है, ये 3 साल पहले मर चुका है और सभी को लग रहा है कि अभी भी मर चुका है और ये लोग कल काया को मारने वाले हैं और इसकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले हैं। हमें कुछ करना होगा यार, काया कल मारी जाएगी इन लोगों की वजह से। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। और तभी लूफी खड़ा होकर चिल्लाकर बोलता है, हे तुम लोग, अगर तुमने उस लड़की को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। अबे ओ लूफी, पागल है क्या? उन्होंने देख लिया हमें। अरे सर, हम तो यहाँ से जा रहे थे, बस हमने कुछ नहीं सुना। और नीचे कैप्टन कुरो जांगो से बोलता है, तुम्हें पता है ना क्या करना है? यस आई नो व्हाट आई हैव टू डू। जांगो अपनी हिप्नोटाइज वाले डिवाइस को बाहर निकालता है। लूफी, उस हथियार की तरफ मत देखियो। लेकिन लूफी फिर भी उस हथियार को देखता है और जांगो लूफी को हिप्नोटाइज कर देता है। लूफी आसानी से हिप्नोटाइज हो जाता है, लेकिन जांगो भी इसमें हिप्नोटाइज हो जाता है। तुम्हारी ये आदत अभी तक नहीं गई, हाँ? लूफी नीचे गिर जाता है पहाड़ से। ओह मैन, आई डिडंट मीन टू किल हिम, आई थिंक ही डाइड। ठीक है, कल हमारा प्लान चालू होगा। कल मिस काया का मर्डर हो जाएगा और वो मर्डर बिल्कुल एक्सीडेंट की तरह लगेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उस सब ये सुनकर गांव की तरफ दौड़ता है पर भागते भागते रोने लग जाता है। ये बहुत बुरा हुआ मिस काया। और उस सब को काया के साथ बिताई हुई कुछ मेमोरीज याद आती हैं। कुछ दिन पहले उस सब मिस काया से मिलने गया था उसका मूड ठीक करने के लिए, पर मिस काया उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती रही। अपने काम से काम रखो, समझे? यहाँ से चले जाओ। पर उस सब जबरदस्ती से कहानियां सुनाने लगता था और सुनते सुनते मिस काया हंसने लग जाती थी और उसका मूड पूरी तरह से ठीक हो जाता था। उस सब रोते रोते ये सारी बातें सोच रहा होता है, अगर मैं आज मिस काया को नहीं बचा पाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और इस तरफ हम नामी, जोरो और उन सभी बच्चों को देखते हैं जो कि उस सब के आने का इंतजार कर रहे हैं। अरे यार, कहाँ रह गया ये लूफी? दरअसल जब हमारे मास्टर बहुत ज्यादा उदास होते हैं तो वो समुद्र के किनारे चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उसप भागते हुए यहाँ पर आ रहा है। ये रहा उसप। पर ये अकेला क्यों आ रहा है? लूफी कहाँ है? उसप, लूफी कहाँ पर है? पर उसप इन सब की बातें नहीं सुनता और तेजी से इन सभी को इग्नोर करते हुए विलेज की तरफ जाने लगता है। ये इन्हें क्या हो गया? उसप विलेज के अंदर पहुँच जाता है और विलेज में जाते ही सभी को चिल्लाकर वार्न करता है, सबके लिए एक बुरी खबर है, यहाँ से भाग जाओ, कल सुबह बहुत सारे पायरेट्स आकर इस विलेज को तबाह करने वाले हैं, सभी लोग भाग जाओ। और तभी बहुत सारे विलेजर्स अपने घर से बाहर आ जाते हैं अपने हाथ में झाड़ू और अलग अलग तरह के हथियार लेकर और उसप पर गुस्सा करते हैं। एक और झूठ, हाँ? कितना झूठ बोलते हो तुम? आज तुम नहीं बचने वाले, तो 1 नंबर का झूठा है। अगर तू क्लाहाडोरे होता तब मैं तेरी बातों पर यकीन कर लेती, क्योंकि वो आदमी हमेशा सच कहता है। उसप की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इन सभी को रियलिटी का अंदाजा भी नहीं है
हैं और इस तरफ मिस काया के मेंशन को देखते हैं, जहाँ उसका एक और बटलर उसके लिए एक स्पेशल चश्मे लेकर आता है। आपने जैसा मंगवाया था बिल्कुल वैसा ही लेकर आया हूँ। क्या ये किसी के लिए गिफ्ट है मैडम? हाँ, ये क्लाहाडोरे के लिए है। कल उसे पूरे 3 साल पूरे हो जाएंगे इस घर में आए हुए। मैं उसे एक तोहफे के रूप में इसे देना चाहती हूँ। और इस तरफ उस सब की बातों पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बातों पर यकीन करो, मैं कसम खाता हूँ, इस बार सच बोल रहा हूँ। पर कोई भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और उसॉप यहाँ से भाग जाता है। और इस तरफ उसॉप के चेले नामी और जोरो को उसी जगह पर लेकर आ चुके हैं जहाँ पर अक्सर उसॉप आया करता है। और यहाँ पर इन्हें लूफी की हैट दिखाई देती है और नामी नीचे खाई की तरफ देखने लगती है। गिर मत जाना, ये बहुत गहरी है। और तभी नामी जैसे ही नीचे देखती है तो उसे पहाड़ी के नीचे लूफी दिखाई देता है। वो देखो, वो रहा लूफी। लूफी को बेहोश देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और इन सभी को लगता है कि लूफी मर चुका है। पर तभी इन्हें खराटों की आवाज सुनाई देती है। अरे यार, ये आदमी कमाल का है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी सो रहा है। ओए लूफी उठ जा, क्या मस्त नींद आई। गुड मॉर्निंग। और इस तरफ उसॉप उसी सीक्रेट रास्ते का यूज करके मिस काया के घर में घुसने की कोशिश करता है। खिड़की पर एक पत्थर मारता है। मिस काया खिड़की को खोलती है और उसॉप को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए उसॉप। मुझे लगा था कि तुम वापस कभी नहीं आओगे। काया मेरी बात सुनो, तुम्हारा वो बटलर कल तुम्हें मार देगा, तुम्हें यहाँ से अभी इसी वक्त जाना होगा। ये कैसा जोक है उसॉप? ये कोई जोक नहीं है। क्लाहाडोरे एक पायरेट है और अपने क्रू के साथ कल पूरे विलेज पर हमला करने वाला है और तुम्हारी सारी संपत्ति खुद रख लेगा। वो तुम्हारे पैसे के पीछे पड़ा है। वो कल सुबह तुम्हें जान से मार देगा। तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। तुम झूठ बोल रहे हो, ये नहीं हो सकता। और तभी मिस काया का वही बटलर यहाँ पर आ जाता है और ये बटलर एक गन निकाल लेता है। उसे छोड़ दो। पर उसॉप मिस काया को लेकर यहाँ से नीचे कूद जाता है और तभी मिस काया के बॉडीगार्ड्स यहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसॉप अपनी गुलेल का यूज करके इन सभी को ढेर कर देता है और मिस काया को लेकर भागने ही लगता है कि तभी मिस काया इसे एक जोरदार चाटा मार देती है। ये पहली बार था जब मिस काया ने उसॉप पर कभी हाथ उठाया था। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। मैं गोली चला दूंगा, मिस काया से दूर हट जाओ। नहीं, रुक जाओ। और वो गोली उसॉप के हाथ पर जाकर लग जाती है। उसॉप घायल हो जाता है और तभी सभी विलेजर्स यहाँ पर पहुँच जाते हैं जो कि उसॉप को ढूंढ रहे थे। वो रहा वो, जल्दी से जाकर उसे पकड़ लो। उसॉप यहाँ से भाग जाता है। मिस काया बेहोश हो जाती है लेकिन बटलर इसे संभाल लेता है। और इस तरफ हम कैप्टन कूरो की शिप के ऊपर देखते हैं। कल हम पूरे विलेज पर हमला कर देंगे और मिस काया की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। ये सुनकर सभी क्रू मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इस तरफ उसॉप बहुत ज्यादा उदास होता है और उसॉप इस विलेज को छोड़कर जाने लगता है। पर तभी इसके वही तीनों चेले यहाँ पर आ जाते हैं। कैसे हो तुम लोग? लूफी, नामी और जोरो भी यहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि लूफी अभी तक जिंदा कैसे है? ये तो उस पहाड़ी से नीचे कूद गया था भाई। साले तू जिंदा कैसे है अभी तक? हाँ, दरअसल मैं अभी नींद से उठा हूँ। हमें सब कुछ पता चल चुका है। चलो सभी को पायरेट्स के बारे में बताते हैं। सबको बता देते हैं। क्या बता देते हैं सबको? हाँ, ये सब मजाक था, कोई पायरेट वायरेट नहीं आने वाला। लूफी ये सब कुछ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये सब कुछ मजाक नहीं था। उसने अपने कानों से सब कुछ सुना था और इसके तीनों चेले यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करता क्योंकि मैं एक झूठा इंसान हूँ। क्या सच में वो पायरेट्स नहीं आने वाले? हाँ, वो आएंगे, कोई बात नहीं। कल वो पायरेट्स आएंगे तो मैं उनसे अकेला ही लड़ूंगा, अपने पूरे विलेज को बचा कर रहूंगा। तो अकेला कैसे लड़ेगा? हाँ, हम लोग तेरे साथ हैं। हम भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे। अब इसके बाद ये सभी लोग मिलकर प्लान करना शुरू कर देते हैं कि लोग आइलैंड और टाउन पर आने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से पायरेट्स यहाँ पर आ ही नहीं पाएंगे और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चल पड़ते हैं। और इस तरफ हम मिस काया के मेंशन को देखते हैं जहाँ पर क्लाहाडोरे दूसरे बटलर से पूछता है, मिस काया कहाँ पर है? हाँ, अब वो सो रही है। दरअसल वो उसॉप कह रहा था कि आप एक पायरेट हो। कितना बेवकूफ है ना वो। कितना सफेद झूठ बोलता है। ये झूठ नहीं, ये सच है। मैं असल में एक पायरेट हूँ और आज मैं मिस काया को मारकर उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़पने वाला हूँ। और ऐसा बोलकर क्लाहाडोरे उस दूसरे बटलर पर हमला कर देता है और ये बटलर बुरी तरह से घायल हो जाता है और क्लाहाडोरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर मिस काया के रूम में जाने लगता है। और रूम में पहुंचने के बाद क्लाहाडोरे अपनी खून से सनी हुई तलवारों को मिस काया के गले के ऊपर रख देता है और क्लाहाडोरे मिस काया को मारने ही वाला होता है। क्यों ना इस लड़की को उस झूठे के सामने मारा जाए, बहुत मजा आएगा इसमें। और ये सोचकर क्लाहाडोरे मिस काया को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है। पर इस तरफ हम लूफी, नामी और जोरो को देखते हैं जहाँ पर उन सभी ने टाउन में आने वाले हर एक रास्ते पर एक लेप बिछा दिया है और ऑयल के बैरल का यूज करके पूरे रास्ते को चिपचिपा कर दिया है ताकि कोई भी यहाँ पर आ ही ना सके। और ये सभी पायरेट्स का इंतजार करने लगते हैं। पर इंतजार करते करते सुबह हो जाती है पर पायरेट्स यहाँ पर आते ही नहीं है। इन तीनों को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। ये पायरेट्स आ क्यों नहीं रहे यहाँ? और तभी उस सबको याद आता है कि इस रास्ते के अलावा नॉर्थ की साइड भी एक रास्ता है जहाँ से वो पायरेट्स आ सकते हैं। ये सुनकर नामी बहुत ज्यादा डर जाती है। अरे भाई, हम भी तो उसी रास्ते से आए थे। वहाँ पर हमारी शिप और खजाना भी रखा हुआ है। अरे यार, वो खजाना वो चुरा लेंगे। हमें जल्दी से नॉर्थ की तरफ जाना होगा। लूफी नॉर्थ की तरफ निकल पड़ता है और इससे पहले कि जोरो यहाँ से निकल पाता, नामी अपने ही ऑयल ट्रैप में फंस जाती है और अपने आप को बचाने के लिए जोरो को उस लेप के अंदर फंसाकर वहाँ से भाग जाती है। ये लड़की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं नामी। और इस तरफ हम उस सबको भागता हुआ देखते हैं जो कि बहुत तेजी से नॉर्थ की तरफ जा रहा है और इस लूफी को रास्ता नहीं मिल रहा होता भाई नॉर्थ का। इसे यही नहीं पता कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता क्या है और रास्ता भटक जाता है। और इस तरफ उस सब नॉर्थ की तरफ पहुंच जाता है पर ये बंदा अकेले ही आया है और अब इसे अकेले ही उन पायरेट्स का सामना करना पड़ेगा। वो सभी पायरेट्स उस सब पर हमला कर देते हैं और उस सब हिम्मत करके उन सभी पायरेट्स से कहता है, मेरा नाम है कैप्टन उसॉप और मेरे पास 100 बिलियन से भी ज्यादा सोल्जर्स हैं। वो सभी लोग तुम्हें मसल के रखेंगे। उसॉप का ये झूठ सुनकर वो सभी पायरेट्स हंसना शुरू कर देते हैं। कितना बेहुदा झूठ बोल रहे हो। 100 मिलियन पायरेट्स? हाँ, झूठ बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो भाई। सर, हमें
यहाँ पर एक खजाना मिला है। वो खजाना मेरा है और एक शर्त पर मैं तुम्हें वो खजाना दे सकता हूँ, अगर तुम इस टाउन को छोड़ देते हो और उस सब के इस झूठ को भी ये सभी लोग पकड़ लेते हैं। हम कोई सौदागर नहीं है, समझे ना? अगर नहीं दोगे तो हम छीन लेंगे तुमसे। और तभी नामी यहाँ पर आ जाते हैं और उस सब को एक डंडा मारते हैं, जिसकी वजह से उस सब उछलते हुए आगे जाकर गिरता है। तुमने मुझे क्यों मारा? हाँ साले, मेरा खजाना है वो, ठीक है ना? अपना खजाना बता रहा है उसे, और मुझसे बिना पूछे मेरा खजाना किसी को दान कैसे कर सकता तू है? शर्म वरम नहीं है तुझे? ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और इनकी लड़ाई के बीच में जोंगो अपने पायरेट से कहता है कि तुम सभी लोग टाउन की तरफ जाओ और उसे तबाह करना शुरू करो। और ऑर्डर सुनते ही ये सभी लोग टाउन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। पर इससे पहले कि ये लोग उस रास्ते से जाते, दोनों मिलकर पूरी की पूरी जगह पर निंजा स्टार्स बिछा देते हैं, जिसकी वजह से ये पायरेट्स वहीं पर रुक जाते हैं। और इस तरफ हम जोरो को देखते हैं, जो कि तलवारों की हेल्प से आखिरकार उस ऑयल ट्रैप को पास कर लेता है, जिसमें नामी इसे फंसा कर गई थी। और इस तरफ नामी और उसप डट कर उन पायरेट्स का सामना करते हैं। पर ये पायरेट्स जैसे तैसे करके उस ट्रैप से बाहर निकल कर आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर उसप पीछे हटकर इन पर हमला करने की सोचता है, पर जैसे ही ये पीछे मुड़ता है तो देखता है कि नामी ने पीछे भी ट्रैप बिछा रखे हैं। और तभी पीछे से एक पायरेट आकर उसप के ऊपर हमला कर देता है और उसप बुरी तरह से घायल हो जाता है। पर इसके बावजूद उसप हार नहीं मानता और उस पायरेट का पैर पकड़ लेता है। प्लीज उस टाउन को छोड़ दो। हाँ। और तभी एक दूसरा पायरेट उसप की गर्दन उड़ाने की कोशिश करता है एक तलवार की हेल्प से, पर नामी सही समय पर वहाँ पर आकर उस पायरेट को रोक लेती है। पर इन पायरेट्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से नामी भी ढेर हो जाती है और ये सारे पायरेट्स फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उसप एक और पायरेट का पैर पकड़ लेता है, पर तभी वो पायरेट इस पर एक जोरदार किक मारता है और उसप दूर जाकर गिरता है। और उसप अपनी आंखें बंद करके इस टाउन के साथ जुड़ी अपनी सारी की सारी यादों को याद करने लगता है, अपने चेलों को याद करता है, अपने टाउन के लोगों को याद करता है और मिस काया को भी। आज ये टाउन तबाह होने वाला है, मैं क्या करूं? और अपनी यादों को याद करके जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि सभी पायरेट्स हवा में उड़ रहे हैं और इन्हें हवा में उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि लूफी और जोरो हैं। दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। नामी, तूने मुझे उस ट्रैप में फंसाया, हाँ? इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। और लूफी उसप से कहता है, उसप भाई कम से कम ये तो बताना था कि नॉर्थ है कहाँ पे, हाँ? और इस तरफ हम क्लाहादोरी को देखते हैं, जो कि कहीं पर जा रहा होता है। और इस तरफ जांगो अपने सभी के सभी पायरेट्स को हिप्नोटाइज कर देता है और उन सभी की ताकत को बढ़ाने की कोशिश करता है। पायरेट्स बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और इस शहर को तबाह करने के लिए निकल पड़ते हैं। लूफी को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधा उन सभी पायरेट्स पर हमला कर देता है अपने बहुत सारे पंचेस का यूज करके और सभी पायरेट्स को ढेर कर देता है। दरअसल ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जब जांगो इन सभी को हिप्नोटाइज कर रहा था तो लूफी भी हिप्नोटाइज हो गया और उन सभी पायरेट्स को हराने के बाद सीधा जांगो की शिप की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसकी शिप को उठाने की कोशिश करता है। और तभी शिप का वो पार्ट जहाँ से लूफी ने इस शिप को पकड़ा हुआ था वो पार्ट ही टूट जाता है और टूट के लूफी के हाथ में आ जाती है और पायरेट्स पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी जांगो फिर से हिप्नोटिज्म यूज करता है और लूफी को सुला देता है। सभी पायरेट्स उस पार्ट में फंस जाते हैं और इस तरफ मिस काया अपने बटलर को देखती है, जो कि बहुत ज्यादा घायल है। बटलर, तुम्हें क्या हुआ? हाँ मिस काया, उसप झूठ नहीं बोल रहा था, सच में क्लाहाडोरे आपको मारना चाहता है, वो आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है, आप यहाँ से जल्द भाग जाइए। और इस तरफ जांगो देखता है कि उसके सभी के सभी पायरेट्स धराशायी हो चुके हैं और अपने दो स्पेशल वेपन्स को बुलाता है, मियाओ ब्रदर्स को, और ये दो बिल्ली जैसे दिखने वाले आदमी होते हैं। जाओ और इस जोरो को हरा दो, इसे जान से मार डालो। और ये दोनों भाई जोरो पर हमला कर देते हैं, जोरो से उसकी स्वॉर्ड्स को छीन लेते हैं और बिना स्वॉर्ड्स के जोरो इनसे नहीं लड़ पाता और बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और जोरो को ऐसे पिटता हुआ देखकर नामी थोड़ी हिम्मत करके उसकी स्वॉर्ड्स को उठाने की कोशिश करती है ताकि उन्हें जोरो को दे सके। पर इससे पहले कि नामी उन स्वॉर्ड्स को उठा पाती, जांगो यहाँ पर आकर नामी को बुरी तरीके से घायल कर देता है। तभी क्लाहाडोरे भी यहाँ पर पहुँच जाता है। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? हाँ, तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? तुमसे ये छोटे छोटे बच्चे नहीं संभाले जाते? हाँ, अगर तुमने और समय बर्बाद किया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। क्लाहाडोरे की इस धमकी को सुनकर मियाओ ब्रदर्स क्लाहाडोरे से कहते हैं, मास्टर, आप पिछले 5 सालों से बटलर का काम कर रहे थे ना? वही हम पिछले 5 सालों से समुद्र में रहकर लड़ाइयाँ कर रहे थे। अब इस हिसाब से हमारे पास आपसे ज्यादा शक्तियाँ हैं, तो हमें आपसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा बोलकर ये मियाओ ब्रदर्स क्लाहाडोरे पर हमला कर देते हैं, पर क्लाहाडोरे एक ही झटके में इन दोनों को हरा देता है, जिसका मतलब है कि क्लाहाडोरे भले ही पिछले 5 सालों से लड़ा नहीं किसी से, पर इसकी स्किल्स में कोई भी फर्क नहीं आया है। ये बंदा अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इन दोनों की बहस के बीच में नामी थोड़ी सी हिम्मत करके इतनी ज्यादा घायल होने के बावजूद भी जोरो को उसकी स्वॉर्ड्स वापस लौटा देती है। और जैसे ही ये स्वॉर्ड्स जोरो के पास आती हैं, जोरो अपनी 3 स्वॉर्ड्समैन की फॉर्म में आ जाता है और सीधा मियाओ ब्रदर्स पर हमला कर देता है और इन दोनों को पलक झपकते ही हरा देता है। पर तभी उसकी नजर जांगो पर जाती है, जो कि घायल पड़े मियाओ ब्रदर्स में से एक को हिप्नोटाइज करके उसकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ये देखकर जोरो भी इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और नामी ये देखकर समझ जाती है कि बिना लूफी के ये लोग अभी नहीं जीत सकते, इसलिए लूफी को जगाने के लिए भागने लगती है। जांगो इसे देख लेता है और समझ जाता है कि अगर लूफी उठ गया तो इन लोगों की हार पक्की है, इसलिए जांगो नामी की तरफ एक जोरदार हमला करता है। इस हमले को देखकर जोरो भी घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ये हमला जानलेवा है। नामी लूफी को उठाने की पूरी कोशिश करती है, पर तभी नामी की नजर अपने पीछे आते हुए उसी हमले पर जाती है। नामी को लगता है कि अब ये नहीं बचने वाली, पर तभी लूफी उठ जाता है और लूफी अपने दांतों से ही इस ब्लेड को तोड़ देता है। अरे यार, मैं सो रहा था, मुझे उठा के दिया, इधर मरने वाले हैं सब लोग, उठ जा चुप करके। और तभी मिस काया भी यहाँ पर आ जाती है। मिस काया को देखकर क्लाहाडोरे बिना रुके सीधा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर जैसे ही इस पर हमला करने लगता है, उस सब सामने आकर मिस काया को बचा लेता है और क्लाहाडोरे का वो हमला सीधा उस सब पर जाकर लग जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। ये देखकर मिस काया को बहुत गुस्सा आता है। उस सब और अपनी पॉकेट में से एक गन को निकालकर क्लाहाडोरे पर तान
देती है, मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी क्लाहडोरे, तुमने ये अच्छा नहीं किया। और क्लाहडोरे बड़ी चालाकी से मिस काय को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। कैसे आपके पिता के मरने के बाद पिछले 3 सालों से मैं आपकी देखभाल कर रहा हूँ मिस काया, आपने और मैंने कितने सारे अच्छे लम्हे बिताए हैं और आप मुझे ही मारना चाहती हैं। और ये सब बातें कहते हुए क्लाहडोरे मिस काया के हाथ से उस गन को छीनने लगता है और जैसे ही मिस काया को शूट करने लगता है, लूफी बिना किसी देरी के क्लाहडोरे को एक पंच मार देता है और ये बंदा यहीं पर ढेर हो जाता है। अब क्लाहडोरे के बेहोश होने के बाद तीनों पायरेट्स जो कि उस सबके छोटे पायरेट्स हैं, ये सीधा क्लाहडोरे को मारना शुरू कर देते हैं। और तभी ये बंदा जाग जाता है, पर ये इन तीनों बच्चों को कुछ नहीं कहता और सीधा उस सब पर हमला करके उसे दूर धकेल देता है। क्लाहडोरे लूफी से पूछता है, क्या तुमने कोई डेविल फ्रूट खाया है? हाँ मैंने खाया है, जिसका नाम गम गम फ्रूट है और मैं एक रबड़ का बन चुका हूँ। और इस तरफ जोरो और मियाओ ब्रदर्स के एक बंदे के बीच में खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और ये देखकर क्लाहडोरे जांगो को ऑर्डर देता है, मिस काया को मार दो और साथ में इन तीनों बच्चों को भी, पर उसे मारने से पहले उसके प्रॉपर्टी सिग्नेचर्स लेना मत भूलना। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और जांगो मिस काया और इन तीनों बच्चों को अपने स्पिनर रोलिंग, जिसका यूज करके ये लोगों को हिप्नोटाइज करता है, उससे हमला करता है। पर इससे पहले कि हमला करता, उस सब उसे पीछे से गुलेल से मारता है, जिसकी वजह से इन तीनों बच्चों और मिस काया को जंगल में भागने का समय मिल जाता है। और इस तरफ जोरो ने भी उस मियाओ ब्रदर को हरा दिया है और उस सब को पकड़कर जंगल की तरफ जाने लगता है। पर क्लाहडोरे इसे रोकने की कोशिश करता है, पर सही समय पर लूफी इस पर हमला कर देता है और जोरो और उस सब मिस काया और उन तीनों बच्चों को बचाने के लिए जंगल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और लूफी और क्लाहडोरे के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि क्लाहडोरे लूफी को बहुत कड़ी टक्कर दे रहा होता है, पर लूफी भी हार नहीं मानता है और इसके साथ डट कर फाइट करता है। और इस तरफ मिस काया और इन तीनों बच्चों को भागते हुए देखते हैं और जांगो इनके पीछे पूरे जंगल के पेड़ को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। इसका मकसद इन सभी को मारना है और पीछे से जोरो और उस सब भी आ रहे होते हैं और इस तरफ ये चारों एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। तुम तीनों यहाँ से भाग जाओ, वरना मेरी वजह से तुम लोग भी मारे जाओगे। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम बहादुर पायरेट्स हैं, हम कायर नहीं हैं, हम आपको बचाएंगे मिस काया। और इस तरफ लूफी क्लाहडोरे की बहुत बुरी हालत कर देता है। सच बोलूं तो मुझे नहीं लगा था एक छोटा सा बच्चा इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हें मारने के बाद मैं इस क्रू को भी मार दूंगा और उस नासमझ जैंगो को भी। तुम सबके मारे जाने के बाद मेरा ये राज हमेशा राज ही रहेगा कि मैं क्लाहडोरे नहीं पायरेट कूरो हूँ। यार तुम कितने बकवास कैप्टन हो ना, तुमसे अच्छा तो वो उसब है। और लूफी के मुंह से अपना कंपैरिजन उसब से होता हुआ देखकर कैप्टन कूरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आखिर वो ना समझ मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? हाँ देखो, मुझे उसब की पावर के बारे में नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि उसकी लीडरशिप तुमसे तो बहुत ज्यादा बेहतर है। तुमने पिछले 5 सालों से अपने क्रू को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। क्लाहडोरे को एक जोरदार पंच मारता है और उसे चट्टान के अंदर भरीच देता है और जैसे ही ये बाहर निकलता है तो ये बंदा अपनी अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक का यूज करता है। इस टेक्निक का यूज होता हुआ देखकर इसके क्रू मेंबर्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? एक बच्चे के लिए इतना खतरनाक हमला, इससे तो ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी। और उस टेक्निक का यूज करके कैप्टन कूरो हवा की तेजी से इन सभी पर हमला कर पाता है। सभी पायरेट्स घायल हो जाते हैं और ये बंदा लूफी पर भी हमले करता जा रहा था। लूफी कंसंट्रेट करता है और कैप्टन कूरो की तेजी को समझने लगता है कि आखिर किस तेजी से इधर से उधर जा रहा है और सही समय का वेट करके कैप्टन कूरो को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर उठाकर नीचे फेंक देता है। और कैप्टन कूरो जैसे तैसे उठ के लूफी से कहता है, तुमने मेरी टेक्निक को पूरा नहीं होने दिया, जिसकी वजह से मेरे क्रूमेट्स पूरी तरीके से नहीं मर पाए। उनके शरीर पर जो घाव हैं, उन पर जैसे जैसे हवा लग रही है वो बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। तुम बहुत ज्यादा निर्दयी हो लूफी। चलो तुम चिंता मत करो, तुम्हें ये सब कुछ ज्यादा देर नहीं देखना होगा क्योंकि मैं तुम्हें इससे ज्यादा बदतर मौत देने वाला हूँ, पर इतनी आसानी से नहीं, तड़पा तड़पा कर। और इस तरफ जांगो ने उन तीनों बच्चों को ढूंढ लिया है और एक बच्चे को गले से पकड़कर उसे इंटेरोगेट करते हुए मिस काया के बारे में पूछने लगता है। और इस बच्चे को ऐसे तड़पता हुआ देखकर मिस काया ज्यादा देर तक नहीं छुपी रह सकती और जांगो के सामने आ जाती है। इन्हें छोड़ दो। हाँ ठीक है, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी क्लाहडोरे के नाम कर दूंगी और उसके बाद तुम मुझे मार भी सकते हो, बस बच्चों को छोड़ दो। और मिस काया के ऐसा कहने के बाद जांगो उन बच्चों को छोड़ देता है और जांगो मिस काया से सारे के सारे प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवा लेता है और साइन होते ही मिस काया का गला पकड़ लेता है, उसे मारने की कोशिश करने लगता है। पर तभी जोरो यहाँ पर पहुँच जाता है। उसे छोड़ दो, लगता है तुम्हारा दोस्त यहाँ पर आ चुका है, मुझे ये सब जल्दी खत्म करना होगा। और उसब एक गुलेल का यूज करके जांगो के ऊपर एक हमला करता है और मिस काया को बचा लेता है। और इस तरफ कूरो और लूफी अभी तक लड़ रहे हैं। लूफी इसके सिर के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और कूरो वहीं पर धराशायी हो जाता है। और इस तरफ टाउन के अंदर सभी विलेजर्स उसब के आने का इंतजार कर रहे थे। पूरे 2 दिन हो चुके थे लेकिन उसब अभी तक नहीं आया था टाउन में। उसके बिना लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि टाउन के लोग उसब से नफरत नहीं करते हैं। और इस तरफ उसब इन सभी का शुक्रिया अदा करता है इस टाउन को बचाने के लिए। अगर तुम सब नहीं होते तो आज ये पूरा टाउन तबाह हो जाता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसब इन तीनों बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता है। और एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब उसब पहली बार इन तीनों बच्चों से मिला था, कैसे इन लोगों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती की थी। और उन सभी लम्हों को याद करते हुए, तो अब मेरे जाने का समय आ चुका है, मैं लूफी, नामी और जोरो के साथ एक सफर पर जाना चाहता हूँ और अपने पिता की तरह एक पायरेट बनना चाहता हूँ। उसब के यहाँ से जाने की खबर सुनते ही ये तीनों बच्चे रोना शुरू कर देते हैं और उसब इन तीनों को रोता हुआ देखकर खुद भी रोना शुरू कर देता है। और इस तरफ एक रेस्टोरेंट में मिस काया इन तीनों से मिलने आती है। आप सभी ने मेरे लिए इतना कुछ किया, इस एहसान के बदले मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आप सभी के लिए एक प्रेजेंट तैयार करवाया है, मुझे उम्मीद है आपको वो पसंद आएगा। और इस तरफ उसब एक बहुत बड़ा सा बैग पैक करके घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और ये बैग इतना ज्यादा बड़ा था कि ये बंदा दरवाजे के अंदर ही फंस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस काया ने इन तीनों को एक पूरी की पूरी शिप ही प्रेजेंट के तौर पर दे दी है। ये देखकर ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये शिप फौरन
आयरन में बनाई गई है और ये किसी भी तरह की लहर को सहन कर सकती है। ये शिप मिस काया ने स्पेशली आप सभी के लिए डिजाइन करवाई है। और इस शिप के अंदर मैंने आप सभी के लिए खाना, कपड़े, पानी वगैरह सब कुछ सारी सुविधाओं की उपलब्धि करवाई है, ताकि आपको सफर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और तभी उसॉप भी लुढ़कते लुढ़कते यहाँ पर आ जाता है और लूफी और जोरो इसे रोक लेते हैं। इसके बाद मिस काया और उसॉप अकेले में कुछ बात करते हैं। हम बहुत ही जल्द फिर से मिलेंगे मिस काया। सफर से वापस आने के बाद मैं आपको इस बार असली की कहानियाँ सुनाऊंगा। हाँ उसॉप, तुम्हारा शुक्रिया। और इसके बाद ये सभी लोग अपने नए सफर के लिए निकल पड़ते हैं और वो तीनों बच्चे भी इन सभी को जाते हुए देखते हैं। और उसॉप की याद में ये बच्चे आखिरी बार पूरे टाउन में चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि पायरेट्स आ गए हैं, बिल्कुल जैसे उसॉप करता है। और काया भी डिसाइड करती है कि एक डॉक्टर बनेगी। अब हमारे हीरोज के पास एक नई शिप आ चुकी है और साथ ही में एक नया क्रू मेंबर जिसका नाम है उसॉप। और लूफी अपना एक फ्लैग डिजाइन कर लेता है। हमारे पास अब 4 लोग हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये कैसा मार्क है भाई? एक पायरेट का फ्लैग डर को दर्शाता है और मुझे तुम्हारे टैलेंट से डर लग रहा है लूफी। कर दी ना छोटी बात। हाँ, इसके बारे में मुझे बताना चाहिए था। मैं पिछले 50 सालों से इस काम को कर रहा हूँ। 50 साल? तो फिर तो तुम एक बूढ़े आदमी होने चाहिए थे भाई, झूठ बोल रहा है तू है? शर्म नहीं आती तुझे? उसॉप एक डिजाइन तैयार करता है पर ये किसी को भी पसंद नहीं आता और ये सभी लूफी का ही फ्लैग डिसाइड कर लेते हैं और इस शिप का नाम रखा जाता है गोइंग मैरी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सामने से एक तूफान आ रहा होता है और नामी को लगता है कि ये वही आइलैंड है जो कि फेमस है एक ट्रेजर के लिए। जो भी इस आइलैंड के पास जाता है उसे भगवान का प्रकोप सहन करना पड़ता है। ये सभी लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। ये आइलैंड बहुत ज्यादा डरावना होता है और यहाँ पर इंसानों को खाने वाले जंगली प्लांट्स वगैरह भी होते हैं। एक बार की बात है, इस आइलैंड पर कुछ पायरेट्स आ गए थे और जब वो सभी लोग रात में सो रहे थे तो सभी लोग एक जानवर में बदलने लगे। और तभी हम देखते हैं कि झाड़ियों के अंदर से इन्हें कुछ आंखें घूर रही होती हैं, पर जोरो को कोई डर नहीं था और ये आराम से सो रहा होता है। और तभी लूफी के सामने एक सांप आ जाता है जिसका चेहरा खरगोश के जैसा था। और तभी उसॉप को कोई चीज टच करती है। अरे यार लूफी, मुझे चाट क्यों रहे हो? और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक डॉगी होता है जिसकी शक्ल किसी चिकन की तरह थी। ये देखकर ये दोनों डर जाते हैं और पीछे और भी जानवर होते हैं। और तभी ऊपर से आवाज आती है, भाग जाओ यहाँ से, इस आइलैंड को छोड़ दो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं यहाँ का भगवान हूँ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। यार ये कितना अजीब है ना। तुमने अजीब किसे कहा? हाँ? और तभी बहुत सारे अजीब जानवर यहाँ पर आने लगते हैं। एक पिग आता है जो कि बिल्कुल लॉयन के जैसा दिख रहा था। लूफी उस पिग को उठाता है और ये सुअर इसके मुंह को खींच देता है। आखिर तुम हो कौन? अरे मैं रबड़ का बना हूँ और मैंने एक डेविल फ्रूट खाया था। डेविल फ्रूट? मैंने इसके बारे में बहुत सारे रूमर्स सुने हैं जब मैं एक पायरेट हुआ करता था। क्या तुम पायरेट भी थे? क्या तुम सच में कोई भगवान हो या हमें पागल बना रहे हो? हाँ? शांत हो जा, अगर तुम यहाँ से भागे नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। और तभी कुछ लकड़ियाँ इन पर हमला कर देती हैं। लूफी और नामी इनसे बहुत मुश्किल से बचते हैं। और तभी लूफी के सिर के ऊपर एक पत्थर गिर जाता है और जैसा कि हम जानते हैं कि लूफी रबड़ का बना है, इससे चोट नहीं लगती है। और तभी पीछे झाड़ियों में से एक गन निकलती है और लूफी पर शूट कर देती है, पर लूफी को कुछ नहीं होता। अच्छा तो तुम ही गॉड हो? हाँ? ये तो एक मॉन्स्टर है। और लूफी और उसॉप उसका पीछा करने लगते हैं पर ज्यादा आगे तक नहीं जा पाता और एक पेड़ से टकरा जाता है। और ये सभी लोग देखते हैं कि उस बक्से के अंदर एक आदमी पड़ा हुआ था और ये वही बंदा है जो कि अभी खुद को गॉड वगैरह कह रहा था। मुझे उठाओ, अरे मुझे उठाओ भाई। ये दोनों उसे उठाते हैं। मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और यहाँ से भागने लगता है लेकिन लूफी इसका गला पकड़ लेता है। भाग कर रहे हो? हाँ, इधर आओ। और उसे अपनी तरफ खींच लेता है पर खींचते खींचते लूफी इसके साथ ही पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। पर लूफी किसी तरह से इसे बचा लेता है पहाड़ी से गिरने से और दोबारा स्ट्रेच होकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। नामी इस बंदे का इलाज करती है, इसे पट्टी वट्टी लगाती है। मैं इस बॉक्स से बाहर नहीं आ पा रहा। मैं 20 साल से इस आइलैंड पर हूँ। पर उस सबको इसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और चाय पीने लगता है। सही है भाई बंदा। क्या तुम 20 सालों से यहाँ पर थे? हाँ, जैसा कि तुम देख सकते हो मेरी दाढ़ी मूछें सब कुछ आ चुकी है। मेरी आईब्रोज भी एक दूसरे के साथ टच हो चुकी हैं। और जोरो उठ जाता है। उस सब से उसकी चाय छीनता है और उसे पीने लगता है। और तभी इसकी आंखें खुलती हैं, इसे होश जाता है और देखता है कि अबे ये कौन है भाई? अबे ये कौन है? साले जोरो जब देखो सोता रहता है, ये फंस गया इसमें। जोरो और लूफी इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं पर ये बंदा नहीं निकल पाता। मैं 20 सालों से इसके अंदर हूँ। मेरी बॉडी और ये ट्रेजर बिल्कुल चिपक चुके हैं। अगर इसे तोड़ा तो मेरी बॉडी भी टूट जाएगी। और तुम लोग हो कौन? मैं हूँ लूफी और मेरा सपना है एक पायरेट किंग बनना और वन पीस खजाने को हासिल करना। वन पीस? तुम सच में उसके पीछे हो? तो मतलब है कि तुम ग्रैंड लाइन में भी एंटर करोगे? हाँ ओए बच्चे, उस जगह को हल्के में मत ले। वो जगह एक कब्रिस्तान है। मैंने एक बार कुछ पायरेट्स को देखा था जो कि वहाँ से लौटे थे। वो इस हालत में थे जैसे कि जिंदा तो हैं पर उनकी आत्मा जा चुकी है। ये बहुत ज्यादा डरावना था। लूफी के हाथों में ग्रैंड लाइन का मैप होता है। तो क्या तुम्हें पता है कि ग्रैंड लाइन कहाँ पर है? हाँ, तुम्हें इस मैप को पढ़ना आता भी है? नहीं जी, मुझे नहीं आता। ये 20 साल पुरानी बात है जब मैं और मेरे 200 साथी इस आइलैंड पर आए थे। हमने एक एक पेटी को छाना पर हमें यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं मिला। हम लोग इस आइलैंड से जाने लगे थे लेकिन गायमान, जो कि मेरा नाम है, मैंने देखा कि एक पहाड़ी के ऊपर कुछ पड़ा हुआ था। मुझे लगा कि वो खजाना होगा तो मैं उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा और मुझे वहाँ पर बहुत सारा खजाना भी मिला। पर तभी मेरा हाथ छिटक गया और मैं जमीन के ऊपर गिर गया। नीचे एक ट्रेजर था और मैं उसके अंदर ही समा गया, जिसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी उस ट्रेजर के साथ अटैच हो गई। मैंने बहुत कोशिश की अपने दोस्तों को पुकारने की पर मुझे बचाने कोई नहीं आया। और पिछले 20 सालों से मैं इसी हालत में हूँ। 20 सालों से मैंने उस खजाने की रक्षा की है और वो सिर्फ मेरा है। इसलिए जो भी इस आइलैंड पर आता है मैं उसे डरा कर यहाँ से भगा देता हूँ। अच्छा तो ये सब हुआ था? चलो ठीक है गायमोन, हम आपकी हेल्प करेंगे उस खजाने को पाने के लिए। और सभी लोग उस पहाड़ के पास आ जाते हैं जहाँ पर वो खजाना पड़ा हुआ है ऊपर। ये पहाड़ बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आखिरकार वो समय आ ही चुका है जब मुझे एक
खजाना मिल जाएगा। लूफी अपना हाथ बड़ा करके उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है, गम गम रॉकेट मूव का यूज करके, और लूफी को ऊपर 6 खजाने मिलते हैं। मुझे वो मिल गया। उसे मेरी तरफ फेंको जल्दी से। नहीं, मैं नहीं फेंकूंगा। ये क्या बोल रहे हो लूफी? अरे ये कर क्या रहा है? मजाक करना बंद करो लूफी, उसे नीचे फेंको। नामी बेटा शांत हो जा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लूफी बेटा वो खाली है ना, है ना? हाँ, ये खाली है सब के सब। गायमोन ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। ये बंदा पिछले 20 सालों से इस खजाने की रक्षा कर रहा था, जो कि असलियत में कोई खजाना था भी नहीं। मैंने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ओ ताता जी शांत हो जाओ। अगर मैं 20 की जगह 30 पे आता है फिर तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपके पास 10 साल भी नहीं बचते, मर जाते आप। चलिए अब हमारे साथ मिल जाइए, आप भी हमारे साथ एक पायरेट बन जाइए, और इस छोटे मोटे खजाने की जगह हम आपको 1 पीस दिलाएंगे। क्या तुम मुझे न्योता दे रहे हो? हाँ, पहली बार मुझे किसी ने इनवाइट किया अपने ग्रुप में। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है, पर ये गायमोन साथ चलने से मना कर देता है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी के सभी क्रीचर्स इनकी किसी फैमिली की तरह बन चुके थे, और एक खजाने से भी बढ़कर थे, और ये बंदा उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था। अब मुझे उस खजाने की चिंता नहीं रही, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ठीक है गायमोन चाचा जी, फिर से मिलते हैं। तुम्हारा शुक्रिया। अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते रहना। मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 पीस तुम्हें जरूर मिले बच्चे। अब इसके अगले दिन हम इन सभी को देखते हैं। नामी एक बुक पढ़ रही होती है, उसॉप अपनी गुलेल को साफ कर रहा है, और जोरो हमेशा की तरह आलसी सो रहा है। तभी लूफी बेसमेंट में से बाहर निकलता है और एक बक्सा लेकर आता है। ए उसॉप, इसके अंदर बंदूक की गोलियां हैं, मुझे लगता है हमें इन्हें ट्राई करना चाहिए। हाँ, मैं हमेशा से ही ये काम करना चाहता था। जोरो भाई तुझे पता है कैसे काम करता है? अरे यार ये सोता ही रहता है जब देखो, कितना बोरिंग है। यहाँ से थोड़ी ही दूर साउथ की तरफ एक चट्टान है, तुम वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो लूफी। तो ठीक है, शिप को वहीं पर लेकर चलो। अब इसके बाद हम जोरो का फ्लैशबैक देखते हैं, और हम छोटे जोरो को देखते हैं जो कि एक पेड़ के ऊपर खड़ा होकर अपने विलेज को देख रहा होता है। इसके बाद हम एक डोजो को देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और तभी जोरो यहाँ पर पहुँच जाता है और चिल्लाकर कहता है, जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे फाइट करनी है। और तभी डोजो का मास्टर यहाँ पर आ जाता है। मुझे खुशी हुई तुमने मुझे चैलेंज किया। अगर मैं जीत गया तो ये डोजो मेरा होगा, और अगर मैं हारा तो यहाँ पर एक स्टूडेंट बन जाऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है बच्चे। कोई ना, आओ इससे लड़ो। क्वीना एक लड़की होती है जो कि इसकी बेटी है। क्या? मुझे लगा था तुम मुझसे लड़ोगे। एक लड़की को बुला रहे हो मुझसे लड़ने के लिए, शर्म नहीं आती तुम्हें? बेशक कोई ना एक लड़की है, लेकिन ये सबसे ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। ठीक है, अगर इतनी ही ताकतवर है तो मैं इसे लड़ूंगा। ये मास्टर जोरो को तलवारों के पास लेकर जाता है। तुम्हें जैसे चाहिए तुम वैसे तलवार ले सकते हो। और जोरो कम से कम 9 तलवारें अपने मुंह में और हाथों में भर लेता है। चलो अब एक दूसरे के आगे सर झुकाओ, और झुकते ही 3 तलवारें तो वहीं पर गिर जाती हैं। और जोरो 3 स्पोर्ट स्टाइल का यूज करके लड़ने की कोशिश करता है, पर क्वीना इसे एक ही शॉट में हरा देती है। जोरो की सारी तलवारें बिखर जाती हैं। डैम इट, मैं एक लड़की से नहीं हार सकता। वापिस से तलवार को उठाता है। ये पहली बार है कि मैंने कोई बैम्बू की तलवार उठाई है। अच्छा, तो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? हाँ, मैं ताकतवर बनूंगा, सबसे ज्यादा ताकतवर। और भागकर क्वीना की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए, पर जैसे ही आगे बढ़ता है तो क्वीना इसे एक ही शॉट में हरा देती है। जोरो को यकीन नहीं होता कि एक लड़की से कैसे हार गया। हाँ, तो अब तुम हार चुके हो और अब तुम्हें यहाँ पर एक स्टूडेंट बनना होगा। उसके बाद जोरो बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। नॉर्मल बच्चों से 4 गुना ज्यादा ट्रेनिंग करता है, क्योंकि इसकी ईगो हर्ट हो चुकी है कि एक लड़की से हार गया। क्वीना भी इसे ट्रेनिंग करते हुए देखती रहती है, पर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद भी ये क्वीना को नहीं हरा पाता। तुम कितने कमजोर हो जोरो, लड़का होने के बावजूद भी मुझसे नहीं जीत पा रहे। तो ये मेरी 2000 में जीत हुई। और जोरो अपने कपड़े साफ करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद डोजो मास्टर एक और बंदे के साथ बात कर रहा होता है। वाकई में जोरो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हाँ, लेकिन ये अभी तक क्वीना के लेवल का नहीं हो पाया है। लगता है जोरो ही फ्यूचर में इस डोजो को संभालने वाला है। क्वीना सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्यों ना उसे ही ये डोजो दे दिया जाए। नहीं, क्वीना एक लड़की है, वो ये डोजो नहीं संभाल सकती। क्वीना ये बातें सुन लेती है और एकदम से दरवाजा खोलकर बोलती है, मैंने सब कुछ लिया और अब मैं इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनकर ही दिखाऊंगी। नहीं क्वीना, तुम एक लड़की हो, इसलिए तुम एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन कभी नहीं बन सकती, और ना ही तुम इस डोजो को संभाल सकती हो। ये बातें सुनकर क्वीना चुपचाप यहाँ से चली जाती है, और आधी रात को जोरो 2 स्वॉर्ड्स उठाकर क्वीना को चैलेंज करने के लिए पहुंच जाता है इसके पास। इसके बाद इनकी फाइट शुरू हो जाती है, और ये स्वॉर्ड्स असली होती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। पर क्वीना जोरो को फिर से हरा देती है, और जोरो रोने लग जाता है कि एक लड़की से कैसे हार रहा है बार बार। तुम लकी हो जो कि एक लड़के पैदा हुए हो, मैं तो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हूँ और एक औरत में बदलती जा रही हूँ, और मैं दुनिया की सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन कभी नहीं बन सकती। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम पक्का वर्ल्ड की सबसे खतरनाक स्वॉर्ड्समैन बनकर दिखाओगी, और उसके बाद हम दोनों उस टाइटल के लिए लड़ेंगे आपस में। जोरो इसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, और अगले दिन से क्वीना और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है, और जोरो भी अपनी ट्रेनिंग का लेवल बढ़ा देता है। एक दिन जोरो ट्रेनिंग कर रहा होता है, और 3 बच्चे इसके पास आकर इसे बताते हैं कि क्वीना मर चुकी है। जोरो को इसकी बात सुनकर यकीन ही नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वीना की अर्थी को ले जाया जा रहा होता है, और एक आदमी बताता है कि इसका सीढ़ियों पर से पैर फिसल गया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो चुकी है। अगले दिन जोरो बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है, और जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसके मास्टर ने उसे अपने पास बुलाया। मुझे क्वीना की बहुत ज्यादा याद आती है। क्वीना का नाम सुनते ही जोरो रोने लग जाता है। क्वीना का सपना अब तुम पूरा करोगे जोरो। जी, अब मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि मेरा नाम स्वर्ग तक सुनाई देगा। ये लो जोरो, क्वीना की सोर्ड मैं तुम्हें देता हूँ। और मास्टर इसे क्वीना की सोर्ड दे देते हैं। इसे कभी खोना मत। जोरो उस सोर्ड को देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, और इसके बाद जोरो बड़ा हो जाता है और बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है, और अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके क्वीना को श्रद्धांजलि देने के लिए उसकी कब्र के पास जाता है। मास्टर, अब मैं जा रहा हूँ क्वीना का सपना पूरा करने के लिए। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, और जोरो उठ जाता है और देखता है कि लूफी और उसॉप दोनों कैनन फायर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ये दोनों एक पत्थर को उड़ा देते हैं कैनन फायर करके। अब इसके बाद सभी लोग किचन के अंदर बैठे होते हैं,
हैं और तभी अचानक से शिप के अंदर कोई घुस आता है और ये बंदा एक पायरेट हंटर होता है और एक तलवार लेकर बोलता है, तुम लोग जल्दी से बाहर आओ। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा सर लेने आया हूँ। मैं एक पायरेट हंटर हूँ। मैंने बहुत सारे पायरेट्स को मारा है। जोरो ये सब कुछ सुन रहा होता है। ये आवाज मैंने कहीं सुनी हुई है। साले तो हमारी शिप पे पहुंचा कैसे? हाँ, तेरी ऐसी की तैसी रुक तू। लूफी अपने हाथों को बड़ा करता है और इसे नीचे फेंक देता है और तभी जोरो यहाँ पर पहुंच जाता है। जॉनी, क्या ये तुम हो? अरे भैया जोरो, आप इधर पायरेट्स की शिप पर क्या कर रहे हो? हाँ, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? और दूसरी तरफ हम एक कपल को देखते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। क्या हम समुद्र के बीच में हैं? हाँ, हम समुद्र के बीच में हैं। और इस तरफ जोरो जॉनी को देखता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम्हारा साथी कहाँ पर है? हाँ, वो वहाँ पर जख्मी पड़ा है। और जॉनी यूसाको को दिखाता है, इसका पार्टनर जो कि बहुत ज्यादा जख्मी होता है। ये जब से मेरे साथ इस समुद्र में आया है तब से बीमार है। हम आराम करने के लिए एक पत्थर के पीछे बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर किसी ने किसी कैनन से हमला कर दिया। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया मदद मांगने के लिए। हमें माफ करना, दरअसल ये हमारा ही काम है। अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अब यूसाको शायद से ही बच पाएगा। ये बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। ये सुनकर ये दोनों शॉक रह जाते हैं। तभी नामी उसॉप को चेक करती है, इसकी जीभ बाहर निकालती है और लूफी और उसॉप को कुछ फल लेने के लिए बोलती है जो कि एंटीबायोटिक्स का काम करेंगी। ये दोनों इसे फल खिलाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पुरानी बीमारी है, तुम सही टाइम पर आ गए, वरना ये शायद से ही बच पाता। बड़ी बहन नामी, बहुत अच्छी है। उस फल को खाने के बाद यूसाको पूरी तरह से ठीक हो जाता है और ये दोनों नाचना शुरू कर देते हैं। साले इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया तू? इसके बाद ये दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। डॉनी और यूसाको बाउंटी हंटर्स होते हैं। तभी यूसाको जोरों से हाथ मिलाता है और अचानक से फिर से बेहोश हो जाता है। इसकी नाक और मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और ये लोग यूसाको को एक कमरे के अंदर सुला देते हैं और किचन में सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। ये बीमारी बहुत ज्यादा रेयर है और इसका इलाज है ताज़ा खाना। हमें एक बावर्ची रखना होगा। हाँ, मुझे एक जगह पता है जहाँ हमें एक बढ़िया कुक मिल सकता है और वो जगह ग्रैंड लाइट के पास भी है। और मैंने यहाँ तक सुना है कि वहाँ पर हॉकाई यानी कि बाज की नजर वाला आदमी भी रहता है। हॉकाई का नाम सुनते ही जोरो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और एक खाने वाली जगह का नाम कुछ और नहीं बल्कि बाराती होता है। शादी वाले बाराती नहीं, इस जगह का नाम है बाराती। हमारे हीरोज यहाँ पर जा ही रहे होते हैं कि तभी ये सभी लोग देखते हैं कि एक और शिप इनके सामने आ चुकी है, एक मरीन शिप। और तभी इसमें से वही आदमी बाहर निकलता है जिसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। मेरा नाम आयरन फिस्ट फुल बॉडी है और मैंने तुम्हारा ये फ्लैग पहली बार देखा है। इस शिप का कैप्टन कौन है? मैं हूँ इस शिप का कैप्टन और मेरा नाम है मंकी डी लूफी। इस बंदे का नाम आयरन फिस्ट फुल बॉडी है और ये एक नेवी हेडक्वार्टर का लेफ्टिनेंट है। और तभी इसकी बंदी यहाँ पर आ जाती है। डियर, ये लोग कौन है? चलो यहाँ से चलते हैं। और तभी इस आयरन फिस्ट की नजर जॉनी और यूसाको पर पड़ती है और ये बंदा इनका मजाक उड़ाने लगता है और शो ऑफ करने के लिए बंदे अपने हाथों से बहुत सारे पेपर उड़ाते हैं जिसके ऊपर उन सभी लोगों की पिक्चर्स हैं जिन्हें ये लोग अब तक मार चुके हैं। और नामी इसमें से एक बंदे की फोटो देखती है। नामी मेरी बड़ी बहना, ये वांटेड पायरेट्स हैं और इन्हें मारकर हमें पैसे मिलते हैं। उस फोटोग्राफ को देखकर नामी का चेहरा उतर जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और ये नेवी वाला बंदा अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है लूफी की शिप को उड़ाने के लिए और इनके ऊपर एक कैनन फायर कर देता है। लेकिन लूफी उसे रोक लेता है और लूफी उड़ते हुए सीधा उस रेस्टोरेंट की छत तोड़ के हेड शेफ की कमरे में एक होल कर देता है जिसकी वजह से हेड शेफ को भी बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। मेरी चिंता मत करो, कस्टमर्स के लिए खाना तैयार करो, उन्हें खाना खिलाना ही हमारा कर्तव्य है। और तभी दो बंदे लूफी को पकड़कर इसे हेड चीफ के रूम में भेज देते हैं। लूफी गिरता पड़ता है इसके रूम में जाता है और इसे माफी मांगता है। अरे सर, माफ कर दो यार। लूफी देखता है कि उस शेफ की एक टांग ही नहीं है, तो मैं इसे नुकसान के पैसे देने होंगे। पर मेरे पास तो पैसे नहीं है सर। तो फिर तो मैं यहाँ पर काम करना होगा पूरे 1 साल तक। क्या? शेफ इसके मुंह पर एक लात मारता है। चुपचाप करो यहाँ पर अब काम। और नीचे फुल बॉडी अपनी बंदी के साथ खाना खा रहा होता है। सभी लोग इन्हें देख रहे होते हैं। ये वाइन पक्का नॉर्दर्न विंग की है। कैसी लगी तुम्हें? हाँ, सभी लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये वाइन बहुत ज्यादा रेयर होती है। पर तभी सांजी इसके सामने आ जाता है जो कि एक कुक है इसी रेस्टोरेंट में और ये बंदा इस सीरीज में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सांजी इसका हाथ पकड़ के कहता है, नहीं तुम गलत हो और अब चुपचाप अपना सूप पियो, समझे? सभी लोग फुल बॉडी पर हंसने लग जाते हैं क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। और इस तरफ लूफी उस शेफ से डील करता है कि यहाँ पर 2 नहीं 3 हफ्ते तक काम करेगा सिर्फ। तुम ये डिसाइड नहीं करोगे कि तुम कितने दिन यहाँ पर काम करने वाले हो। शेफ एक चाकू निकाल लेता है। तुम्हें यहाँ से जाना है तो जा सकते हो, लेकिन अपनी एक टांग यहाँ पर रख कर जाना। नहीं यार, मैं नहीं दूंगा आपको, माफ कर दो यार। और इस तरफ सभी लोग गोइंग मैनी को लेकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इस तरफ फुल बॉडी को बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हो रही होती है और टेबल के नीचे मौजूद एक कीड़े को मारकर उसे अपने सूप के अंदर डाल देता है। ये देखो, मेरे सूप में एक कीड़ा निकला। लेकिन सांजी फिर से इसकी इंसल्ट कर देता है। मैंने आपको देख लिया था ये करते हुए, ये कीड़ा आप ही ने डाला है ना? और तभी फुल बॉडी टेबल तोड़ देता है और सारा खाना गिरा देता है। सांजी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। क्या तुम्हें पता है इस सूप को बनाने के लिए मुझे कितना समय लगा था? और सांजी इसे पीट कर इसे गले से पकड़ लेता है। अब तुम्हें पता चलेगा एक समुद्री कुक से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। फुल बॉडी की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती है। इसके बाद एक कुक सांजी को मरीन कैप्टन से फाइट करते हुए दिखता है। मरीन कैप्टन मतलब कि यही फुल बॉडी। सांजी, ये क्या है? हाँ, तुम अपने काम से काम रखो, मेरे काम में दखल मत दो। और ऐसा बोलकर सांजी फुल बॉडी को छोड़ देता है। तुम्हें नहीं पता तुमने किससे पंगा लिया? ये सुनकर सांजी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि अगर इसे कोई ना पकड़ता तो ये इस मरीन कैप्टन को यहीं पर मार डालता। ये देखकर ये मरीन कैप्टन भी बहुत ज्यादा डर जाता है और ये सारी फाइट जोरो, नामी और उसॉप दूर से देख रहे होते हैं। और तभी लूफी भी छत तोड़कर यहाँ पर आ जाता है। तुम्हारी वजह से मेरी सीलिंग भी टूट गई, अब तुझे इसका पैसा भी भरना होगा। अरे
चुप बुड्ढे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना? ये सारी तेरी गलती है। आप इन्हें लड़ाई झगड़ा किया जिसकी वजह से सीलिंग टूट गई। मैं इसके पैसे नहीं देने वाला अब। और इस तरफ जैसे ही मास्टर शेफ को पता चलता है कि सांजी यहाँ पर लड़ाई कर रहा है तो सांजी को एक किक मारकर दूर फेंक देते हैं। ये देखकर फुल बॉडी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर तभी मास्टर शेफ इस मरीन कैप्टन को भी नहीं छोड़ते हैं और इसे भी लात मारकर दूर फेंक देते हैं। आपको पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं मरीन कैप्टन हूँ। इससे हमें क्या लेना देना? हाँ, अगर तुम्हें यहाँ खाना खाना है तो तुम्हें सबकी इज्जत करनी होगी, भले ही वो वेटर हो या फिर कोई कुक। और इन्हीं सभी बातों के बीच में मरीन कैप्टन का एक रूममेट यहाँ पर आ जाता है और अपने कैप्टन फुल बॉडी से कहता है, मास्टर डॉन क्रीक का वो पायरेट भाग चुका है और वो जाकर डॉन क्रीक को सब कुछ बता देगा और डॉन क्रीक कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाला है। और तभी इन सभी के बीच में उस सोल्जर को पीछे से कोई गोली से उड़ा देता है और जिस बंदे ने इसे मारा है इसका नाम है गिन और ये भी एक पायरेट है। अंदर आकर ये बंदा एक डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और खाने का ऑर्डर लेने के लिए कहता है और ये मोटा शेफ जिसका नाम पेटी है, सर आपको क्या चाहिए मुझे बताइए प्लीज, मैं जल्दी से आपके लिए लेकर आता हूँ। पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जगह का खाना थोड़ा सा महंगा है, तो आपके पास पैसे तो है ना सर? और ये सुनकर ये गिन पेटी के ऊपर बंदूक तान देता है। ये देखकर पेटी समझ जाता है कि इस बंदे के पास कोई पैसे वैसे नहीं है। ये डराकर यहाँ पर बस खाना खाना चाहता है और पेटी बिना किसी देरी के इस बंदे पर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो टेबल भी टूट जाता है। ये देखकर मास्टर शेफ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि भाई क्या ये नुकसान कराए जा रहे हैं आज मेरा सारे के सारे। इसके बाद पेटी गिन को बाहर फेंक देता है और सांजी भी अपने काम पर लग जाता है और लूफी गिन को देखकर उससे पूछता है, तुम कितने दिन से भूखे हो? तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और तभी सांजी इसके लिए यहाँ पर खाना लेकर आता है। चुपचाप इस खाने को खा लो, समझे, वरना भूख के कारण मर जाओगे। अगर तुमने मुझे ये खाना दिया तो मैं खाना खाकर तुम्हें जान से मार दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है मुझे इससे, खाना खा लो उसके बाद आराम से फाइट करेंगे, समझे? और ये पायरेट खाना खाना शुरू कर देता है। इस आदमी की आंखों में आंसू होते हैं। सच में ये खाना बहुत स्वादिष्ट है, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन इस खाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और इन सारी चीजों को लूफी भी ऊपर से देख रहा होता है। तुम एक अच्छे कुक हो सांजी और दिल के भी काफी अच्छे हो, क्या तुम मेरे क्रू में ज्वाइन होना पसंद करोगे? तुम्हारा क्रू? लूफी सांजी को बताता है कि इसके पास एक शिप है, एक क्रू भी है जिसके अंदर पहले से 3 मेंबर्स भी हैं। अच्छा तो तुम ही वो हो जिसने हमारे रेस्टोरेंट पर तोप से हमला किया था। अरे यार वो तो गलती से हो गया था, पर यार अपना वो बुढ़ऊ बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो मास्टर शेफ अपने जमाने का एक बहुत खतरनाक पायरेट रह चुका है और इस रेस्टोरेंट को बहुत ज्यादा प्यार करता है और हम सभी से भी, और हम लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। तो ये बात दोबारा मत कहना। अरे यार ये सब तो ठीक है लेकिन प्लीज मेरा क्रू ज्वाइन कर लो यार। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन नहीं कर सकता, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अरे यार ये क्या बहाने से लगा रहे हो? तुम्हें हमारे क्रू में ज्वाइन होना ही पड़ेगा, हमें कुक चाहिए, समझ गए ना? ये मेरा ऑर्डर है। ये सुनकर सांजी को गुस्सा आ जाता है कि भाई ये कौन होता है इसका ऑर्डर देने वाला, और इन दोनों में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। लूफी सांजी को जबरदस्ती इसके क्रू में ज्वाइन होने के लिए कह रहा होता है। इसके बाद पायरेट सांजी का शुक्रिया अदा करके यहाँ से चला जाता है और मास्टर शेफ भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और उस पायरेट के जाने के बाद लूफी से कहते हैं जल्दी से आ जाओ, रेस्टोरेंट में बहुत सारे काम पड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लूफी वेटर के कपड़े पहनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं बन के दिखाऊंगा पायरेट्स का राजा, और जोश के साथ काम करना शुरू कर देता। भाई क्या ये बर्तन धो रहा है यहाँ पे, बनना इसको पायरेट है। और लूफी जितने भी काम कर रहा होता है सारे के सारे उलट पुलट कर देता है, प्लेटें तोड़ देता है, कहीं पर अपना हाथ ही जला देता है, कस्टमर का खाना खा लेता है। और कुल मिलाकर ये बंदा इन सभी का काम बढ़ा ही रहा था। और लूफी की इस तबाही और नुकसान को देखते हुए पेटी सानू से बोलता है, तुम बस ऑर्डर लेकर आओ और कुछ भी नहीं, समझे? बस इतना ही कर दो महाराज। और ये सुनकर लूफी भी बहुत गुस्से में बाहर निकलता है और ऑर्डर लेने के लिए नामी जोरो और उसब के पास जाता है और देखता है कि ये सभी लोग मजे से यहाँ पर खाना खा रहे हैं। साले जोरो बिना अपने कैप्टन के खाना खा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? सांजी भी इन सभी को नोटिस कर लेता है। अच्छा तो ये है लूफी का क्रू। और जैसे ही ये बंदा नामी को देखता है तो बिना देरी किए नामी के पास आकर सिंपिंग करना शुरू कर देता है। इसे एक गुलाब देता है और बोलता है, तुम कितनी सुंदर लड़की हो, मैंने तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। सुनिए मेरे साथ चल, किसने देखी है कल, तेरे साथ बिताऊंगा अपनी जिंदगी का हर एक पल। और तभी मास्टर शेफ यहाँ पर आ जाता है। अगर ये बंदीबाजी खत्म हो गई हो तो काम पर ध्यान दे सांजी, हाँ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। और इस तरफ गिन अपने हेडक्वार्टर में आकर सांजी के बारे में अपने कैप्टन को बताता है कि कैसे एक सांजी नाम के कुक ने उसकी जान बचाई। और ये सुनकर ये पायरेट कहता है, इस पायरेट का नाम है डॉन क्रीग, मुझे भी उस जगह पर लेकर जाओ, मुझे भी उस पायरेट से मिलना है। तुम्हारी वजह से यहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं और तुम्हें कोई मामूली सी डिश बनानी भी नहीं आती है। चुप हो जाओ बूढ़े आदमी, तुम कुछ भी कहो, जब तक मैं जिंदा हूँ यहाँ से नहीं जाने वाला। और चीफ यहाँ से जाने लगता है। भाई अब तो ज्वाइन कर ले मेरा क्रू। साले तुझे समझ नहीं आता? हाँ मुझे नहीं करना तेरा क्रू ज्वाइन। इसके बाद लूफी वेटर वाला काम कर रहा होता है और रेस्टोरेंट का कचरा बाहर फेंकने जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक बहुत बड़ी शिप पर जाती है जो कि इनकी तरफ ही आ रही है, जिसे देखकर ये हैरान हो जाता है। और इस शिप को देखकर रेस्टोरेंट के अंदर सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और उस शिप को देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये शिप बहुत ज्यादा बड़ी है, बाराती रेस्टोरेंट से भी 2 गुना ज्यादा बड़ी। और उसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। ये शिप किसी और की नहीं बल्कि डॉन क्रीक की है। डॉन क्रीक बहुत गुस्से में रेस्टोरेंट के अंदर आता है पर बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा था। गिन भी इसके साथ ही होता है और उसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। और तभी डॉन क्रीक एक हेल्पलेस वॉइस में बोलता है, मुझे याद नहीं मैंने आखिरी बार खाना कब खाया था, कृपा करके मुझे खाना खिला दीजिए प्लीज। और डॉन क्रीक जैसे एक बड़े पायरेट के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ये देखकर पेटी हंसने लग जाता है। हमारे सामने तो बड़े बड़े पायरेट्स भी बहुत ज्यादा
डर जाते हैं। हम तुझे खाना नहीं खिलाने वाले, हम तुझे मरीन वालों को सौंप देंगे। ये एक अच्छा मौका है डॉन क्रीक जैसे एक इंसान को जेल के अंदर डालने का। पर तभी सांजी पेटी को एक लात मार के इसे नीचे गिरा देता है और डॉन क्रीक को खाना दे देता है और पीछे से एक शेफ चिल्लाता है, ओए सांजी, इस खाने को दूर रख दे। वो हमेशा ऐसे ही करता है, पहले सिंपैथी दिखाता है और उसके बाद बेवकूफ बनाकर बाद में उन पर हमला कर देता है। उससे खाना दूर रखो। ये बंदा ये सब बातें कर ही रहा होता है कि तभी डॉन क्रीक खाना खा लेता है और उसके बाद बिना किसी देरी के सीधा सांजी पर हमला कर देता है। ये देखकर गिन हैरान हो जाता है, ये आप क्या कर रहे हो मास्टर? और डॉन क्रीक गिन को पकड़ के इसके हाथ की सारी हड्डियां तोड़ देता है। जल्दी से मेरे सारे क्रू के लिए खाना तैयार किया जाए, वरना इस पूरे रेस्टोरेंट को तबाह कर दूंगा और इस जगह के सारे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। सभी लोग ये सुनकर घबरा जाते हैं। इसके बाद पेटी बिना देरी किए अपनी बंदूक से डॉन क्रीक पर हमला कर देता है। पर जैसे ही धुंध हटती है तो हम देखते हैं कि डॉन क्रीक को कुछ भी नहीं होता है और इसकी बॉडी के ऊपर एक मेटल आर्मर है और बहुत सारी बंदूकें भी हैं और अपनी बंदूकें बाहर निकालकर वहाँ पर मौजूद सभी शख्स पर हमला कर देता है। मेरी बात ना मानने का नतीजा यही होता है। अगर तुमने जल्दी से खाना नहीं बनाया तो मैं तुम सभी को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। खाना बनाना शुरू कर दो। और तभी मास्टर शेफ यहाँ पर आ जाता है और इसे देखकर डॉन क्रीक भी बहुत ज्यादा डर जाता है। तुम तो जेफ हो ना? दरअसल ये जेफ पहले एक पायरेट हुआ करता था और इस बंदे को रेड फुट जेफ कहा जाता था क्योंकि इस बंदे की किक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जिसको भी मारता था वो खून से लथपथ हो जाता था या फिर जान से ही मर जाया करता था अपने ग्लोरी डेज में। पर अब तो तुम्हारे पास पैर ही नहीं है तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चुपचाप मेरे लिए खाना तैयार करो। और मैंने सुना है कि तुमने ग्रैंड लाइन को क्रॉस किया है, हाँ, बिना कोई चोट खाए। मुझे इसका राज बताओ, तुम ग्रैंड लाइन से जिंदा वापस कैसे आए? और लूफी भी जेफ से इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि लूफी जेफ को एक नॉर्मल इंसान समझ रहा था पर असल में ये बंदा ग्रैंड लाइन को क्रॉस करके आया है, वो भी बिना किसी चोट खाए। तो मुझे बताओ या ना बताओ, एक दिन मैं सभी पायरेट्स का राजा बन जाऊंगा, यानी कि किंग ऑफ द पायरेट्स, वन पीस को ढूंढकर। तुमसे पहले मैं ग्रैंड लाइन में जाऊंगा समझे, और वन पीस को पाकर किंग ऑफ द पायरेट्स बनकर दिखाऊंगा। तुम्हें जरूर हराऊंगा, देख लेना। ये सुनकर डॉन क्रीक को गुस्सा आ जाता है। क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है? हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, एक दिन मैं पायरेट किंग बनकर दिखाऊंगा और तुम्हें जरूर हराऊंगा। ये सुनकर डॉन क्रीक का ईगो हर्ट हो जाता है कि एक छोटा सा बच्चा इसे हराने की बात कर रहा है और ये दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी जोरो अपना ब्लेड बाहर निकालता है। ओए लूफी, क्या मेरी जरूरत है? ये लोग तेरे पायरेट्स हैं? हाँ? नहीं, दो और लोग हैं। और इस तरफ हम नामी को देखते हैं जो कि शिप के ऊपर खड़ी है और उसके हाथ में वही वांटेड वाला पोस्टर है। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है और इसकी कहानी हम आगे के पार्ट्स में देखने वाले हैं। गिन सांजी से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ करना सांजी। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात सुन के सभी शेफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मास्टर शेफ, इस आदमी ने उसे खाना खिलाया। ये सुनने के बाद भी आप चुपचाप बैठे रहेंगे? हाँ, आप सांजी की साइड ले रहे हो? क्या आप भी सांजी के साथ मिले हुए हो? चुप हो जाओ तुम सभी लोग। क्या तुम कभी भूखे रहे हो? क्या तुम्हें पता है भूखे रहने का मतलब क्या होता है? इतना बड़ा समुद्र जहाँ कोई खाना नहीं, पानी पी नहीं सकते, और अगर वहाँ तुम्हें भूख लग जाए तो कैसा होगा? क्या तुम्हें पता है ये कितना डरावना है और कितना मुश्किल है? इस बात को सांजी से बेहतर और कोई नहीं जानता। अभी हमारे पास इन चीजों के लिए समय नहीं, लड़ने की तैयारी शुरू करो। किसी भूखे को खाना खिलाना यही मेरी पहचान है, चाहे दुश्मन हो या दोस्त, मैं हर किसी को खाना खिलाता हूँ। और लूफी गिन से पूछता है, तुम तो ग्रैंडलैंड गए थे ना, तो तुम्हें तो बहुत सारी बातें पता होंगी। हाँ, हम लोग 50 शिप लेकर वहाँ पर गए थे, पर सामने से जो आदमी आया उसने वो 50 शिप खत्म कर दी। सारी शिप्स एक एक करके डूबती रही और सिर्फ कुछ ही शिप्स वापस आ पाई। ये सुनकर सभी लोगों की फट जाती है कि एक ही बंदे ने 50 शिप्स को हरा दिया। उसकी आंखें बिल्कुल किसी बाज की तरह हैं। और ये सुनकर जोरो के भी पसीने छूटने लगते हैं। तो ये पक्का हॉकाई होगा। जोरो हॉकाई को ही ढूंढ रहा था इतने सालों से। हमने उस आदमी को कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी उसने हमारी सारी शिप को डुबा दिया। अरे यार, कितना इंटरेस्टिंग है। मुझे और भी खतरनाक ओपोनेंट्स मिलने वाले हैं। अबे ओ लूफी, तुझे डर नहीं लगता है? इसके बाद हम बाहर देखते हैं कि हॉकाई यहाँ पर पहुँच चुका है। इसकी आंखें बिल्कुल किसी बाज की तरह है और ये बंदा सीधा डॉन क्रीक की उस शिप पर हमला कर देता है और एक ही हमले से वो पूरी शिप धराशायी हो जाती है। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं। ये क्या हो गया? ये किसका हमला था? और शेफ समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हॉकाई है। पर हॉकाई यहाँ पर कर क्या रहा है? जोरो टेंशन में आ जाता है क्योंकि नामी, यूसाकू और जॉनी अभी भी उस शिप के ऊपर थे। और तभी जॉनी और यूसाकू यहाँ पर आ जाते हैं और बताते हैं कि बड़ी बहन नामी वो जा चुकी है, वो सारा खजाना चुरा कर शिप लेकर भाग गई। ये सुनकर लूफी, जोरो और उसॉप हैरान हो जाते हैं कि भाई ये क्या ड्रामा है, ये क्या हो गया? तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसका अगला पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।